डंजन साफ करने की भागदौड़ में सीवू सबसे कमजोर था। उसका स्कोर हमेशा 0। वो सिर्फ मॉन्स्टर साफ करने वाला क्लीनर बनकर रह गया। लेकिन फिर उसे मिला एक अनएक्सपेक्टेड मौका, एक सीक्रेट चैनल जहां गॉड्स खुद लाइव स्ट्रीम करते हैं। उसने सब्सक्राइब किया और रातों रात उसकी पावर और लेवल आसमान छूने लगी। अब गॉड्स की टीचिंग लेकर सीवू सिर्फ रैंक अप नहीं हो रहा। क्या वो स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर बनकर रहेगा, या इस चैनल की मदद से वो खुद गॉड्स के लिए एक अनएक्सपेक्टेड राइवल बन जाएगा? लाइक और सब्सक्राइब करो और देखो, क्या एक सब्सक्राइबर इस पूरी दुनिया का नया गॉड बन सकता है। हंटर ने एमसी को इडियट कहते हुए याद दिलाया कि कैमरा चालू करना मत भूलना, और जैसे ही फिल्मिंग शुरू हुई उसने अपने प्यारे सब्सक्राइबर्स का अभिनंदन किया। बी क्लास हंटर कैंग डुचियल ने अपने चैनल एनी रेट पर दर्शकों को ग्रीट किया। हम जो कर सकते हैं वो हर रेट करेंगे। फिर उसने समझाया कि आज की वीडियो C++ रैंक मॉन्स्टर अरैक्निड का हंट करने के बारे में होगी। कैंग डुचियल ने दर्शकों को बताया कि अरैक्निड्स चींटियों की तरह ग्रुप में रहते हैं और वे आर्थ्रोपॉड्स होते हैं। हालांकि अरैक्निड्स पृथ्वी की स्पाइडर से बिल्कुल अलग होते हैं। उदाहरण के लिए वे अपने शिकार पर सीधे अटैक करने की बजाय पहले उस पर वेब स्पिट करते हैं। अचानक मकड़ियां जोर से चीखीं और ग्रुप के सदस्यों पर अटैक कर दिया। कैमरामैन ने उन्हें याद दिलाया है कि अरैक्निड्स असल में वेब स्पिट नहीं करते, बल्कि उसे अपने दुश्मनों पर शूट करते हैं। कैंग डुचियल ने चिल्ला के कहा कि सब कुछ पूरी तरह गलत हो गया है और इसे एडिटिंग में कट करना पड़ेगा। ठीक उसी समय एक अरैक्निड ने अपनी तेज लिम्ब से उस पर हमला किया। यह सब देखकर सीवू, जो एनीरेट के लिए फिल्मिंग और एडिटिंग संभाल रहा था, बोला कि यह बस संभव ही नहीं हो सकता। अरैक्निड की असली फाइटिंग स्टाइल डायरेक्ट अटैक नहीं है, बल्कि हंटिंग है। इसलिए वे पहले अपने विक्टिम्स पर वेब शूट करते हैं ताकि उन्हें उलझाया जा सके। उसके बाद वे इमोबिलाइज टारगेट में पॉइजन इंजेक्ट करते हैं, जिससे वो धीरे धीरे मरता है। इसीलिए वे कभी भी आगे रश नहीं करते। हुए हालात से गुस्से में कैंग डुचियल ने स्पाइडर के पॉ को डिफ्लेक्ट किया और सीवू से चिल्लाया कि वे लड़ाई के बाद इस पर बात करेंगे। सीवू ने कैंग डुचियल को जवाब देने की कोशिश की, पर वो पहले ही अटैक पर था। उसके बाद कैंग डुचियल ने जल्दी से उन अरैक्निड्स को नष्ट करना शुरू कर दिया जिन्होंने उस पर हमला किया था, जब तक उसने एरिया के सारे आर्थ्रोपॉड से निपट नहीं लिया। चेहरे से मकड़ी का खून पोंछते हुए कैंग डुचियल ने ऑपरेटर से पूछा कि अभी क्या हुआ। आखिर उसने तो अभी कहा ही था कि अरैक्निड्स पहले अपने वेब स्पिट करते हैं। वस्तुतः ऐसे सीधे अपने प्रे पर रश करना अरैक्निड्स के लिए आखिरी विकल्प होना चाहिए था। लेकिन अगर अरैक्निड्स पहले से ही ऐसी डेस्परेट सिचुएशन में थे जहां उनके पास खोने के लिए कुछ भी ना बचा हो, तो कैंग डुचियल ने फिर से अपने कैमरामैन को आवाज लगाई और उसे ख्यालों से बाहर खींचा। उसने सीवू को कॉलर से पकड़कर खींच लिया और पूछा क्या वो सच में अभी भी मासूम बनने का नाटक करने वाला है। सीवू ने अपनी गलती के लिए माफी मांगी, लेकिन पूरा वाक्य कहने से पहले ही कैंग डुचियल ने उसे मार दिया और पूछा क्या सिर्फ एक अपॉलॉजी से सब कुछ ठीक हो जाएगा। आखिरकार कैमरामैन की स्टुपिडिटी की वजह से वो लगभग मर ही जाता। सीवू सांस पकड़ने की कोशिश कर रहा था, तभी कैंग डुचियल ने जोर देकर कहा कि अगली बार मॉन्स्टर्स के बारे में बेटर इंफॉर्मेशन गैदर करनी चाहिए। जाते समय कैंग डुचियल ने उसे याद दिलाया कि यही वजह है कि कैरेक्टर रहित लोग जैसे सीवू बिल्कुल यूजलेस होते हैं। असल में वो अवेकेंड है, लेकिन अवेकनिंग के बाद जो एबिलिटी उसे मिली है उसमें कोई ट्रेट्स नहीं है। हंटर के काम में वो पूरी तरह बेकार है, क्योंकि वो सचमुच ही कुछ नहीं कर सकता। इसलिए बचने के लिए उसने हंटिंग का ये तरीका चुना, मॉन्स्टर्स को एनालाइज करना। उसे मॉन्स्टर्स एनालाइज करके हंटर्स को ये सिखाना होता है कि उन्हें कैसे अटैक करना चाहिए। कैंग डुचियल इस फ्रीक पर गुस्सा था, क्योंकि उसकी केयरलेसनेस की वजह से वो लगभग मर ही जाता। इसके बाद उसने अपने साथियों को याद दिलाया कि अगर वो नहीं होता तो वे सब यहाँ मर चुके होते, पर किसी कारणवश उसके साथी अब उतने बेफिक्र नहीं थे जितना वो अभी था। वे डर के मारे कैंग डुचियल की ओर मुड़े और उसके पीछे की तरफ इशारा करने लगे। तभी कैंग डुचियल को महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। तुरंत उसके बाद पूरा ग्रुप भागने लगा, क्योंकि उनके सामने एक इलीट मॉन्स्टर प्रकट हो चुका था। ग्रुप ने अपनी पूरी ताकत लगा दी कि वे उस इलीट मॉन्स्टर से बच निकले, पर यह उनसे तेज निकला। कैंग डुचियल भागते हुए अपनी स्वॉर्ड तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था ताकि मॉन्स्टर को घायल कर सके, पर गलती से उसने उसे गिरा दिया। कैंग डुचियल सोचने लगा, क्या वो यहीं मरने वाला है? अगर वो यहीं मरने वाला नहीं है तो उसके पास सिर्फ एक विकल्प था, उसे बेट चाहिए था, और जिसने उसे फंसाया था सीवू उस रोल के लिए परफेक्ट था। अचानक मुड़कर कैंग डुचियल ने सीवू के चेहरे पर किक मारी। कैंग डुचियल ने समझाया कि ये सब सीवू की अनरिलायबल इंफॉर्मेशन की वजह से हुआ, इसलिए उसे पूरी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। सीवू उठकर गुस्से में धोखे की शिकायत करने लगा कि उसे धोखा दिया गया है, पर अब उसकी दूसरी समस्या थी। इलीट मॉन्स्टर पहले ही उसके पास आ चुका था और एक तेज स्क्वील निकाली। चाहे सीवू कितना भी कोशिश कर ले, वो अपने शरीर को डॉज करने के लिए हिला नहीं पा रहा था, और पास आते हुए स्पाइडर के मुंह को देखकर सीवू ने सोचा
क्या मैं सच में यही मरने वाला हूँ? उसकी माँ ने उसके नाम सीवू से बुलाया और कहा कि वो आह की रक्षा करे। माँ की बातें याद करके सीवू ने खुद से कहा कि वो यही नहीं मर सकता। उसने कैंग रिचुअल की तलवार उठाई और कहा कि उसे जिंदा रहना होगा, कम से कम अपनी छोटी बहन सेहा के लिए। खुद को हिम्मत देते हुए सीवू उठकर अपने ब्लेड को इलीट मॉन्स्टर की तरफ ताना और चिल्लाया कि वो सभी ऑड्स के अगेंस्ट जिंदा रहेगा और अटैक की तरफ भागा। पर उसके वार करने से पहले ही किसी ने उससे जोर से जमीन पर मारा और इलीट अरैक्निड की लिम्ब कटकर हवा में उड़ गई। समझते पाते एक सीवू के सामने एक अजनबी आदमी खड़ा दिखा, जिसकी मौजूदगी से एक शक्तिशाली ऑरा निकल रही थी। वो सोचने लगा कि ये कौन हो सकता है। तभी अचानक गुफा में एक पर्पल एक्सप्लोजन हुआ। तुरंत बाद एक दूसरा अजनबी अंदर आया। उसके चारों ओर डार्क एनर्जी बह रही थी। उसने चिल्लाकर पूछा कि वो कमीना कहाँ छिपा है। अपने टारगेट को देखते ही वो उस पर टूट पड़ा और चीखते हुए बोला कि अब एरोगेंट बास्टर्ड बच नहीं सकता। दोनों अजनबी अचानक एक दूसरे पर हमलावर हो गए और सीवू अब और कम समझ पा रहा था कि क्या हो रहा है। ये दोनों क्यों लड़ रहे थे? जब वे टकराए तो दोनों ने एक विशाल मात्रा में एनर्जी रिलीज की, जिससे विस्फोट हुआ। सीवू इस ताकत को देखकर चकित था और सोच रहा था कि यहाँ क्या हो रहा है। इतनी ताकत की अरैक्निड और एलीट मॉन्स्टर्स भी डर जाएं। ये इनडिफाइनेबल क्रीचर्स थे। आंखों से मुश्किल से डिसर्नेबल स्पीड पर दोनों लड़के गुफा के चारों ओर भाग रहे थे और गुफा को हिला दिया। डार्क एनर्जी वाले आदमी ने एक किक मारकर दूसरे को दीवार में पटक दिया। उसके बाद दूसरा अचानक चमक कर एक फ्लैश में गायब हो गया। डार्क एनर्जी से दमकने वाला आदमी बोला कि अब छुपना छोड़ दो क्योंकि वो उसकी चालों से ऊब चुका है, जिस पर दूसरे ने कहा कि ऐसा नहीं है क्योंकि अभी और बहुत कुछ बाकी है। ब्लॉन्ड ने अपना हाथ उठाकर अपनी एनर्जी को एक गेंद में फोकस करना शुरू कर दिया। ग्रे हेड वाले ने मुस्कुराया और उसने भी अपनी एनर्जी फोकस की और पूछा क्या ब्लॉन्ड वास्तव में आखिर तक जाने के लिए रेडी है। फिर उन्होंने एक दूसरे पर अपनी फोकस एनर्जी शॉट्स छोड़ दी। ग्रे हेड वाले ने ब्लॉन्ड को याद दिलाया कि अगर ऐसा चलता रहा तो वो बिना चोट के लड़ाई से बाहर नहीं निकल पाएगा, जिस पर उसने कहा कि उसे परवाह नहीं। फिर उसने सीवू की तरफ मुड़कर कहा कि उसने ये ऑप्शन खुला रखा है। ब्लॉन्ड आदमी ने सीवू से माफी मांगी कि उसने उसे इसमें घसीट लिया। ग्रे हेड आदमी ने महसूस करते हुए कहा कि ऐसा मत कहो। उसी समय उनकी एनर्जी की टकराहट क्रिटिकल मास तक पहुंच गई और एनर्जी मास विस्फोट कर गया, दोनों अजनबी लोगों को धकते हुए। सीवू ने खुद को बचाने के लिए हाथ ऊपर उठाए, लेकिन ब्लॉन्ड ने कहा कि वो ये इसका काम समझेगा और उसके चारों ओर एक बैरियर उठ गया। लड़ाई खत्म हुई और पीछे केवल तबाही के निशान बचे थे। ये सब देखकर सीवू ने फिर से पूछा कि अभी क्या हुआ। वो पीछे की तरफ ठोकर खाकर गिरा और गलती से एक फोन पर पैर रख दिया। सीवू ने अजनबी स्मार्टफोन उठाया और सोचा ये कहां से आया। अचानक स्क्रीन पर एक रिक्वेस्ट आई, न्यू मैनेजर ऑथराइजेशन कंफर्म। एक छोटी चेकिंग के बाद मैनेजर चेंज कंप्लीट हो गया। चीजें और भी अजीब होने लगीं और ये अजीब स्मार्टफोन अब उसके पास था। उसके दिमाग में डिवाइन सिलुएट्स चमकने लगे। ऑथराइजेशन के बाद स्क्रीन पर गॉड ट्यूब लॉन्च हुआ और ये उसके नए मैनेजर का स्वागत कर रहा था। कुछ समय बाद जहां शूटिंग हाल ही में हुई थी, सेबुश रैंक डंजन के एंट्रेंस पर कैंग डिचुअल और उसके कंपेनियंस मुश्किल से डंजन से बाहर निकलकर बाहर आकर सांस ले रहे थे। जो हुआ उससे नाखुश कैंग डिचुअल सोच रहा था कि वो कितना अनलकी था। आखिर C++ रैंक डंजन में एक इलीट मॉन्स्टर का प्रकट होना कितना दुर्भाग्यपूर्ण था। उसके मिनियंस ने उसके बॉस की तारीफ करनी शुरू कर दी क्योंकि केवल उसी की वजह से वे जीवित थे। उन्हें लगा कि इडियट को इलीट मॉन्स्टर के लिए बेट बनाना एक शानदार आइडिया था। ऐसा आइडिया केवल एक एक्सपीरियंस हंटर जैसे कैंग डिचुअल ही सोच सकता है। कैंग डिचुअल ने अपने मिनियंस को याद दिलाया कि उनके चैनल का स्लोगन था, हम जितना हो सके सब कुछ रेट करेंगे एक रीजन के लिए, और जाहिर है वो ऐसे नतीजे के लिए पहले से तैयार था। अचानक कैंग डॉचल ने एक स्क्रीम सुनी। फिर सीयू गुफा से बाहर भाग कर आया और फिर से उस बेटे का नाम चिल्लाया। कैंग डॉचल को उम्मीद नहीं थी कि सीयू एलीट मॉन्स्टर से बचकर निकलेगा। हैरान होकर कैंग डॉचल ने मुड़कर पूछा कि सीयू ये कैसे कर पाया। तभी उसे अचानक अपने चेहरे के सामने एक मुट्ठी दिखाई दी। तुरंत प्रतिक्रियाओं में कैंग डॉचल ने सीयू के पंच को अपनी एल्बो से डिफ्लेक्ट किया और तुरंत बाद कैंग डॉचल ने उससे चेहरे पर एक मुक्का मारा और पूछा क्या उसने भूल गया कि वो कितना वर्थलेस था। कैंग डॉचल ने कहा वो नहीं जानता कि उसने कैसे सरवाइव किया और फिर माना कि ये बहुत ही लकी था। सीयू की तरफ देखकर कैंग डॉचल ने कहा कि अगर वो मर गया होता तो नया एडिटर ढूंढना उसके लिए बड़ा आलस का काम होता। सीयू ने पूछा क्या वो सीरियस है? क्या कैंग डॉचल सच में सोचता है कि वो उस आदमी के लिए काम करना जारी रखेगा जिसने उसकी जान लेने की कोशिश की? कैंग डॉचल ने अपने कैमरामैन के कंधे पर झुकते हुए याद दिलाया कि वही आदमी रो रो कर नौकरी मांग कर आया था ताकि वो अपनी सिस्टर के इलाज के पैसे कमा सके, और जाहिर है उसने उदारता दिखाकर सीयू की मदद की थी ताकि वो ऐसा ना करे। उससे अपने एहसान का बदला चुकाना था। अपने शब्दों में कैंग डॉचल ने इशारा किया कि सीयू को अपनी जगह जाननी चाहिए, पर सीयू इसे बर्दाश्त नहीं करने वाला था। उसने कैंग डॉचल का हाथ अपने कंधे से हटा दिया। सीयू ने कैमरा उठाया और कहा अगर तुम इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो कुछ भी मिस मत करना।
यही उसकी आदत थी और सब इसलिए क्योंकि वो उसके प्रति रूड था। कैमरा उठाते हुए सीयू ने माना कि वो भी नहीं जानता कि इससे कुछ फायदा होगा या नहीं, पर उस वीडियो के बारे में जहां कैंग डॉचल ने उसे अकेला बेट के रूप में छोड़ दिया था, सीयू ने पूछा कि अगर वो उसे ऑनलाइन पोस्ट कर दे तो कितने व्यूज मिलेंगे। कैंग डॉचल ने अंदर से खाली सी मुस्कुराहट दी और सीयू से पूछा क्या वो समझता है कि एलीट मॉन्स्टर ही उसकी जान ले सकता था। सीयू बीच में बोलकर कहा कि वो जानता है कि वो यहां मर भी सकता है, पर उसी समय कैंग डॉचल जेल जाएगा और अपना चैनल खो देगा जिस पर उसने इतनी मेहनत की थी। सीयू ने सुझाव दिया कि अगर कैंग डॉचल इतना चाहता है तो उसे मार देना चाहिए। कठोर मुस्कान के साथ कैंग डॉचल ने सीयू की ओर देखा और कहा कि ऐसा मत सोचना कि अगर ये वीडियो इंटरनेट पर चल गया तो उसकी सिस्टर सुरक्षित रहेगी। इसके बाद कैंग डॉचल ने कहा कि वे एक नया एडिटर ढूंढ लेंगे और अचानक पूछते हुए कहा कि वे लोग अभी भी वहां क्या कर रहे हैं। उसने उन लोगों को आदेश दिया कि वे अपना सामान ले लें। सीयू ने ठंडे गुस्से भरे लहजे में कहा कि अगर किसी ने मेरी सिस्टर को चोट पहुंचाने की कोशिश की तो कैंग डॉचल को अंदाजा नहीं होगा कि वो क्या कर सकता है। घर वापस आकर सीयू ने उस स्मार्टफोन को ध्यान से देखना शुरू किया जो उसे मिला था। वो ये समझने की कोशिश कर रहा था कि ये गॉड ट्यूब आखिर है क्या और ये चैनल्स ऑफ द गॉड्स कौन से हैं। जैसे ही उसने उस साइट में लॉगिन किया, सीयू को एक पुरानी वेबसाइट याद आ गई, यूट्यूब, जहां कोई भी अपनी वीडियो अपलोड कर सकता है। यूट्यूब पर हजारों चैनल्स में से सबसे ज्यादा पॉपुलर होते हैं हंटर चैनल, पर इस गॉड ट्यूब पर कोई होली नाम का व्यक्ति हीसस से खरीदी हुई होली स्वॉर्ड लेकर लूसीफर पर उसे आजमाने जा रहा था। वहीं दूसरी ओर थॉर अचानक तब हैरान हो गया जब उसने वर्ल्ड सर्पेंट को देखा और उसने खुद से कहा, मैं वर्ल्ड सर्पेंट को सिर्फ 12 मिनट में सबड्यू कर दूंगा। ये सब देखकर सीयू के मन में झंझावात उड़ गया। ये तो बिल्कुल किसी वेटरन प्लेयर के बॉस फाइट स्पीड रन जैसा लग रहा था। वीडियो में मिथोलॉजिकल गॉड्स, हिस्टोरिकल फिगर्स, हीरोज और लेजेंडरी पर्सनालिटीज दिख रहे थे। सीयू ने खुद से पूछा, क्या ये सब सच में कंट्रोल करते हैं ये लोग, और अगर हाँ तो वो गुफा वाला आदमी कौन था और उसने मुझे ये फोन क्यों दिया। हर चीज उसके लिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग थी। पर फिर उसने खुद से कहा, अगर ये सब सच है, अगर ये लोग सच में यूट्यूब जैसे चैनल्स कंट्रोल करते हैं तो इनके पास तो शुरू से ही 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स होंगे। ऐसे में तो ये इतना बुरा भी नहीं लगता। वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला और उसने फैसला किया कि वो इसे एक बार ट्राई करेगा। बिना ज्यादा सोचे सीयू ने झोगवान लियांग के चैनल पर एक वीडियो खोली जिसका टाइटल था, मैंने अपनी फैमिली को छोड़कर डीमंस के साथ क्यों गया। सीयू ने क्यूरियोसिटी में चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। सिस्टम नोटिफिकेशन, तुमने झोगवान लियांग के चैनल को सब्सक्राइब किया, अब तुम S+ रैंक इनसाइट रेट का लेक्चर और प्रैक्टिस वीडियो देख सकते हो। सीयू ने अभी कुछ समझा भी नहीं था कि उसके 3 में से एक सब्सक्रिप्शन पहले ही इस्तेमाल हो गया और उससे S+ रैंक इनसाइट रेट प्राप्त हो गया। वो शॉक में बैठ गया। क्या S+ रैंक? वो अविश्वास में बड़बड़ाया, क्योंकि S रैंक तक तो क्लासिफिकेशन होती है, लेकिन S+ रैंक असल में कोई वास्तविक रैंक नहीं मानी जाती। कहते हैं कि जिन्होंने डीमन लॉर्ड से लड़ाई की थी वो 13 हीरोज, लोग मानते थे कि उनके पास ही S+ रैंक ट्रेड्स थे और अब वही ट्रेड उसे सिर्फ एक चैनल सब्सक्राइब करने से मिल गया। ये बिल्कुल असंभव है। सीयू ने अपने हाथ की हथेली को देखा। अगर ये सच है तो कुछ तो महसूस होना चाहिए, पर उसे कोई बदलाव महसूस नहीं हुआ। फिर उसने सोचा, शायद ये इनसाइट मेरी ऑब्जर्वेशन और इंटेलिजेंस को बेटर बनाता है, तो बदलाव महसूस करना आसान नहीं होगा। कुछ देर फीड स्क्रॉल करते हुए सीयू को एक और वीडियो मिली, यूजर हरक्यूलीज, जिसका टाइटल था 10,000 सब्सक्राइबर्स सेलिब्रेशन फ्री पर्सनल ट्रेनिंग, हाउ टू लिफ्ट द हाउस ऑफ ज़्यूस। सीयू ने सोचा, अगर मैंने ये देखा तो मुझे सच में कुछ फर्क महसूस होगा। उसने बिना हेजिटेशन के हरक्यूलीज के चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। सिस्टम नोटिफिकेशन, तुमने हरक्यूलीज के चैनल को सब्सक्राइब किया, SS रैंक सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ प्राप्त हुई, रिमेनिंग सब्सक्रिप्शंस 1 of 3। तुरंत सीयू ने महसूस किया कि उसके अंदर कुछ बदल गया है। उसने टेबल पर हाथ मारा और जोर से बोला, SS रैंक? क्या ये मजाक है? अगले ही पल उसने देखा कि टेबल टूट गई थी और नीचे रखा लैपटॉप पूरी तरह नष्ट हो गया था। सीयू कुछ देर स्तब्ध रह गया। तो ये गॉड ट्यूब सच में काम करता है। सिस्टम नोटिफिकेशन, तुमने सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ स्किल का उपयोग किया, स्किल प्रोफिशिएंसी बढ़ी 0.1%। सीयू अभी भी यकीन नहीं कर पा रहा था कि सिर्फ सब्सक्राइब करने से उसे SS रैंक की ताकत मिल गई। उसने अपना सिर पकड़कर चिल्लाया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ये गॉड ट्यूब आखिर है क्या? ये कैसे पॉसिबल है? उसी वक्त उसकी सोच की गहराई की वजह से सिस्टम नोटिफिकेशन, इनसाइट स्किल प्लस 0.1% बढ़ी। सीयू कुछ देर शांत हुआ और खुद से बोला, अगर ये सच में काम कर रहा है तो मुझे प्रूफ चाहिए। उसने हरक्यूलीज की पर्सनल ट्रेनिंग वाली वीडियो प्ले की। वीडियो शुरू होते ही ग्रीस के लोग शॉक में खड़े थे। उनकी आंखों के सामने ज़्यूस का टेंपल उसकी विशाल स्तंभों के साथ जमीन से बाहर खींचा जा रहा था।
हर्क्यूलिस ने अपने दोनों हाथों से उस कोलोसस को उठाया और जोर से चिल्लाया, ये वाकई अनबिलीवेबल है। उसने कहा, टेम्पल उठाने से जो लेग स्टिम्युलेशन मिल रही है, ये तो डिवाइन लग रही है। वो घुटनों से उठकर पूरा मंदिर अपने सिर के ऊपर उठा रहा था। उसने चिल्लाते हुए कहा, ये तो बहुत ज्यादा परफेक्ट है। सीयू इस दृश्य को देखकर दंग रह गया। ये सब देख भी कैसे पा रहा हूं? उसने घबराकर अनसब्सक्राइब बटन दबाया और बोला, अब समझ आया कि हर्क्यूलिस के सिर्फ एक सब्सक्राइबर क्यों हैं। कोई भी ये नहीं कर सकता। सिस्टम नोटिफिकेशन, अनसब्सक्राइबिंग संभव नहीं है। सीयू की आंखें चौड़ी हो गई। उसने खुद से कहा, मतलब मैं अब इस चैनल से निकल भी नहीं सकता? उसके दिमाग में हर्क्यूलिस की हंसी गूंजने लगी, जैसे वो उंगली दिखाकर कह रहा हो, तू जब चाहे आ सकता है पर जा नहीं सकता। सीयू ने कई बार अनसब्सक्राइब दबाया पर हर बार वही जवाब मिला, सिस्टम नोटिफिकेशन, अनसब्सक्राइबिंग इज इम्पॉसिबल, यूज्ड सब्सक्रिप्शंस 2 of 3। हर्क्यूलिस ने कैमरा की ओर देखा और कहा, कल फिर मिलते हैं दोस्तों। अचानक सीयू का स्मार्टफोन बज उठा। ये उस कमीने का कॉल था। सीयू ने चेहरा सिकोड़ते हुए सोचा, अब ये आदमी अचानक कॉल क्यों कर रहा है? उसने फोन उठाया और ठंडे स्वर में पूछा, क्या चाहिए तुझे कैंग डॉचल? कैंग डॉचल ये सुनकर चौंक गया कि सीयू ने फोन उठाया। उसने कहा, मुझे लगा तूने मुझे ब्लॉक कर चुका है। फिर उसने पूछा, तो अब बता क्या बात है? कैंग डॉचल हंसते हुए पूछा, तेरे पास अब जाने की कोई और जगह नहीं है क्या? सीयू ने गुस्से में कहा, तूने कॉल सिर्फ मेरा मजाक उड़ाने के लिए किया है क्या? कैंग डॉचल ने जवाब दिया, नहीं, मैं बिजनेस की बात करने आया हूं। सीयू इस आदमी के साथ किसी भी चीज में हिस्सा लेना नहीं चाहता था। कैंग डॉचल ने कहा, ऐसे रूखे मत बनो, हमने हाल ही में साथ में काम किया था, याद है? सीयू ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं बात पर आओ, मेरे पास तुम्हारी बेकार बातें सुनने का टाइम नहीं है। उसका यह रवैया देखकर कैंग डॉचल की भौंस सिकुड़ गई। थोड़ा शांत होकर उसने कहा, ग्रुप एसएच ने हमें साथ में स्ट्रीम करने को ऑफर दिया है, क्या तुम ज्वाइन करना चाहोगे? सीवू ये सुनकर हैरान रह गया। वो बोला, एसएच ग्रुप? वो तो कोरिया की नंबर 1 फाइनेंशियल कंपनी है। उसे याद आया कि हाल ही में उस ग्रुप के हेड की ग्रैंडडॉटर ने खुद को अवेकन किया था। वो लड़की एक हंटर बन गई थी और उसके अंदर 2 ट्रेट्स जागे थे। सीवू ने मन में अंदाजा लगाया, तो वो लोग भी अब मॉन्स्टर हंटिंग करने लगे हैं। कैंग डोचोल ने कहा, हाँ, लगता है एसएच ग्रुप अब इस बिजनेस को एक्सपेंड कर रहा है और उन्हें जानना है कि ये काम कैसा होता है। वो मुस्कुराया और पूछा, तो बताओ सीवू, तुम्हारा जवाब क्या है? सीवू ने तुरंत कहा, नहीं। कैंग डोचोल का चेहरा उतर गया। उसने पूछा, क्या तुम सीरियस हो? मैं तुम्हें इस वीडियो के लिए 50,000 देने वाला था। सीवू हैरान हुआ। 50,000? कैंग डोचोल ने हंसते हुए पूछा, अब तो तुम्हें ज्वाइन करना चाहिए ना? सीवू ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, फिर भी नहीं। ये सुनकर कैंग डोचोल के अंदर फिर गुस्सा उबल पड़ा। उसने कहा, 50,000 वो रकम है जो मैं तुम्हें आमतौर पर देने वाले से 10 गुना ज्यादा है। ये डील हम दोनों के लिए फायदेमंद है। अब बताओ तुम्हें कितने चाहिए? सीबू ने बिना झिझक जवाब दिया, 50 मिलियन। कैंग डोचोल की आंखें फैल गईं। क्या तुम पागल हो गए हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम इतने के लायक हो? उसने दांत पीसकर कहा, या तुमने ये सोच लिया कि एसएच ग्रुप तुम्हें बड़ी रकम देगा? सिस्टम नोटिफिकेशन, इनसाइट स्किल प्लस 0.2% बढ़ी। सीबू ने ठंडे लहजे में कहा, अगर तुम अंदाजा लगाओ तो तुम्हें पता चलेगा कि एसएच ग्रुप ने तुम्हें क्यों चुना है। कैंग डोचोल ने फोन जोर से पकड़ लिया ताकि उसे तोड़ ना दे। तो बताओ तुम्हारे हिसाब से क्या वजह है? सीबू ने कहा, यह बात साफ है, ये सब उस आदमी की ग्रैंड डॉटर की वजह से है जिसने हाल ही में 2 एस रैंक ट्रेट्स अवेकन किए हैं। इसलिए एसएच ग्रुप के चेयरमैन हान टेस अब बस बैठकर नहीं देखेंगे। वो चाहते हैं कि उनकी ग्रैंड डॉटर हंटिंग के बेसिक सीखे। और हंटर्स के लिए सबसे बेसिक चीज क्या होती है? मॉन्स्टर हंट। सीबू ने कहा, इसीलिए तुम्हारे चैनल को उन्होंने चुना है, क्योंकि तुम्हारे पास यूनिक स्ट्रैटेजीज हैं और इसी नॉलेज से तुम्हारा चैनल 20,000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचा है। तो सच कहें तो चेयरमैन हान ने तुम्हें नहीं चुना, उन्होंने तुम्हारे मॉन्स्टर नॉलेज को चुना है। कैंग डोचोल ने कहा, फिर भी 50 मिलियन बहुत ज्यादा है। सीबू ने बीच में टोका, अगर तुम काम नहीं करना चाहते हो तो साफ बोल दो। कैंग डोचोल ने दांत भींच लिए और कुछ नहीं बोला। सीबू ने फोन टेबल पर पटक दिया और बोला, अगर तुम लोन या क्रेडिट नहीं ले सकते तो कोई और ढूंढ लो। अगले दिन सीबू और कैंग डोचोल बी रैंक डंजन में मिले। सीबू ने पूछा, बाकी पैसे कब भेजने वाले हो? कैंग डोचोल ने फोन निकाला और बड़बड़ाया, मैंने कहा था सब खत्म होने के बाद भेज दूंगा। फिर उसने पूछा, हान चेहरिन कब तक पहुंचेंगी? तभी उनके पीछे फुटस्टेप्स की आवाज आई। दोनों ने पलट कर देखा, वहां एक लड़की खड़ी थी। उसने कहा, मैं हान चेहरिन हूं, मैंने तुम्हारी टीम ज्वाइन की है, चलो डंजन के अंदर चलते हैं। सीवू कुछ देर तक उसे देखता रहा। वो सच में बहुत खूबसूरत थी।
शिवू ने मन में सोचा, ऐसी किसी लड़की के करीब पहुंचना मेरे लिए नामुमकिन है। फिर खुद को याद दिलाया, मुझे बस अपना काम करना है, आखिर पैसे मिल रहे हैं ना। डंजन के अंदर जाते हुए उनकी नजर एक विशाल ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर पर पड़ी जो डरावनी ऑरा छोड़ रहा था। हान चेहरेन ने उसे देखते ही कहा, यह ब्लैक ट्रोल है। कैंग डोचोल ने सिर हिलाकर कहा, बिल्कुल सही। उसने समझाया, ये मॉन्स्टर B+ रैंक का है, पर बाकी ट्रोल से ज्यादा खतरनाक, क्योंकि इसमें रीजनरेशन एबिलिटी लगभग अमरता जैसी है। अगर कोई हंटर इसकी कमजोरी नहीं जानता तो उसकी जान चली जाती है। वो सब दोहराया जो शिवू ने उसे पहले बताया था। स्ट्रैटेजी सिंपल है, पहले इसके शरीर को पूरी तरह फाड़ो, फिर इसका हार्ट नष्ट करो और सिर काट दो, तभी ये रीजेनरेट नहीं कर पाएगा। कैंग डोचोल ये बोल ही रहा था कि हान चेहरेन ने अपनी ब्लेड निकाली और सीधे अटैक पर चली गई। उसने छलांग लगाई और ब्लेड को ब्लैक ट्रॉल के दिल में उतार दिया। फिर एक तेज वार में उसने ट्रॉल का सिर काट दिया। मॉन्स्टर वहीं गिर पड़ा मृत। शिवू और कैंग डोचोल दोनों हैरान रह गए। हान चेहरेन ने कहा, यह तो आसान था। कैंग डोचोल हंसा और बोला, वाह, मुझे नहीं लगा था कि तुम इतने फ्लॉलेस तरीके से इसे मार दोगी, जैसे एक S रैंक हंटर से उम्मीद की जाती है। हान चेहरेन ने ब्लेड से खून पोंछते हुए कहा, तुम जरूरत से ज्यादा तारीफ कर रहे हो। शिवू की नजर उसके हथियार पर पड़ी। उसने कहा, क्या ये वही तलवार है? और एलियाना? हान चेहरेन ने कहा, हाँ यही है। शिवू ने पूछा, ये कितने की होगी? हान चेहरेन ने ब्लेड को देखते हुए कहा, लगभग 20 बिलियन। कैंग डोचोल चौंक गया, जबकि शिवू की आंखों में सितारे चमक उठे। हान चेहरेन ने कहा, चलो अब सिर्फ ब्लैक ट्रॉल पर रुकना बेकार है, आगे बढ़ते हैं। 1 घंटे बाद हान चेहरेन ने कहा कि इतने सारे मॉन्स्टर्स को मारने के बाद अब उसे चीजें थोड़ी समझ में आने लगी हैं। उसने ये भी कहा कि इस डंजन में अब और कोई ट्रोल नहीं बचा है और उसने क्वेस्ट को खत्म करने का प्रपोजल दिया। कैंग डोचोल ने हान चेहरेन का हाथ थामा और सिर झुकाकर कहा कि उसने बहुत अच्छा काम किया है, जबकि वो अपनी मुस्कान छुपाने की कोशिश कर रहा था। चेहरेन ने उससे सहमति जताई और कहा कि वो अब जा रही है। इससे पहले कैंग डोचोल ने सोचा था कि ये हंटर गिल्ड से परिचय बढ़ाने का एक अच्छा मौका होगा, लेकिन अब तक वो कुछ भी हासिल नहीं कर पाया था और अब वो उससे 50 मिलियन लेने वाले थे। और ये सब उस कमीने मैंग शिवू की वजह से था। शिवू ने अंदाजा लगा लिया था कि कैंग डोचोल के दिमाग में यही चल रहा है और उसने मन ही मन उसकी तारीफ की। अचानक शिवू की इंट्यूशन ने अलार्म बजा दिया। पूरा डंजन हिल गया और भारी कदमों की आवाजें गूंजने लगी। हान चेहरेन चौंक गई, क्या हो रहा है? उधर कैंग डोचोल खुश था कि अब उसे सब ठीक करने का मौका मिल गया है। ये ना समझ पाते हुए कि क्या कहे, उसने अंदाजा लगाया कि आवाज और आकार से ये कोई एलीट मॉन्स्टर नहीं हो सकता। कैंग डोचोल का शरीर अनायास कांप उठा, क्योंकि ये मॉन्स्टर एलीट नहीं हो सकता था, ये उससे कहीं ज्यादा भयानक था। ये एक बॉस मॉन्स्टर था। अपने क्षेत्र में इंसानों की मौजूदगी का पता लगने पर बॉस ने अपना विशाल हाथ उठाया। हान चेहरेन ने तुरंत अपनी ब्लेड निकाली और बॉस ट्रॉल के अटैक को रोक लिया। जब कैंग डोचोल ने देखा कि हान चेहरेन इस मॉन्स्टर से मुश्किल से लड़ पा रही है, तो वो घबरा गया। बिना देर किए उसने अपने आदमियों को भागने का ऑर्डर दिया और खुद भी भाग निकला। उसी वक्त बॉस ने हान चेहरेन की डिफेंस तोड़ दी और उसे जमीन पर गिरा दिया। फिर उसने दूसरा वार किया। उसने अपना हाथ घुमाया और चट्टान पर मारा, जिससे पत्थर टूटकर कैंग डोचोल के आदमियों पर गिर पड़े। यहां तक कि जब उसके साथी पीछे रह गए, कैंग डोचोल तब भी भागता रहा बिना रुके। इस वक्त उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि हान चेहरेन एसएच ग्रुप से है या कहीं और से। अभी बस उसे यहां से भागना था। कांग डोचोल ने अपने मन में चिल्लाते हुए कहा कि उसे भागते रहना होगा। वो भाग रहा था क्योंकि वो यहां मर नहीं सकता था। उसे जितनी जल्दी हो सके यहां से निकलना था। तभी एक भारी छाया कांग डोचोल पर मंडराने लगी। सड़ चुका बॉस अचानक उसके सामने आ गया और भागते हुए दुश्मन से निपटने वाला था। कांग डोचोल रुक गया और अपने डर को दबाते हुए बॉस की तरफ ऊपर देखा। उसने धीरे से कहा, मैं मर गया। बॉस ने वार किया, लेकिन उसी पल हान चेहरेन वहां पहुंची और बॉस के अटैक को रोक लिया। पर इस बार बॉस ने हान चेहरेन को हवा में उड़ा दी। वो गुफा की दीवार तोड़ते हुए दूसरी तरफ जा गिरी। हान चेहरेन की तरफ बढ़ते हुए बॉस ने अंतिम वार करने की तैयारी की। बॉस का मुक्का उसकी तरफ बढ़ते हुए देख हान चेहरेन ने खुद से कहा कि उसे बचना होगा। वो तुरंत उछली, दीवार से टकराकर वापस लौटी और बॉस की बाहों पर दौड़ती हुई उसके सिर तक पहुंची। सिर तक पहुंचकर हान चेहरेन ने अपनी पोजीशन ली। उसने बॉस ट्रोल की गर्दन और सिर पर कई तेज वार किए, लेकिन उसके अटैक्स का कोई असर नहीं हुआ। बॉस को इसके विपरीत एक शानदार मौका मिल गया। एक जोरदार वार से उसने हान चेहरेन को अपने कंधे से नीचे गिरा दिया और उसे जमीन पर दबोच लिया। लेकिन हान चेहरेन ने बॉस के हमले को रोक लिया और अपनी आखिरी ताकत से टिकने की कोशिश की। यह देखकर शिवू को एहसास हुआ कि वो इस विशालकाय को नहीं हरा सकता। भले ही हान चेहरेन के पास 2 S रैंक ट्रेट्स हों,
लेकिन वो अभी भी एक नॉविस थी जिसे एक्सपीरियंस की कमी थी। वो इस बॉस को हरा नहीं सकते थे। अब उसके सामने एक चॉइस थी, हान चेरिन को बॉस से लड़ने के लिए छोड़कर भाग जाए, वरना वो भी यहीं मर जाएगा, या फिर उस एसएस रैंक सुपर पावर पर भरोसा करे जो उसने गॉड ट्यूब से मिली थी। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसने उस पावर को कितना सीखा है। अचानक कांग डोचेल वहां से दौड़ता हुआ गुजरा, लगभग सीवू को गिराते हुए। हान चेरिन ने अभी उसकी जान बचाई थी और अब वो फिर से भाग रहा था। ये देखकर सीवू ने गुस्से में सोचा, ये सब तेरी घटिया जानकारी की वजह से हुआ है, अब इसकी पूरी जिम्मेदारी तेरी है। सीवू जानता था कि मिलकर भी वो इस मॉन्स्टर को नहीं हरा सकता। उसके अंदर की आवाज चिल्ला रही थी कि जब तक मौका है यहां से भाग जाओ। और सीवू भागा। उसे भागना ही था, वरना वो यहीं मर जाता। फिर सीवू ने बॉस का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए जोर से चिल्लाया, पैसा और शोहरत सब बेकार हैं जब तुम मरने वाले हो। लेकिन अगर उसने हान चेरिन को यहीं छोड़ दिया और भाग गया तो वो भी उस घटिया कांग डोचेल जैसा कायर बन जाएगा जो सबको छोड़कर भाग गया। उसकी मुट्ठी बॉस की हड्डीदार हाथ से टकराई। सब हैरान रह गए कि सीवू का वार बॉस के हमले को रोक गया। ये देखकर हान चेरिन ने सोचा, क्या ये मेरा भ्रम है या इसने सच में रोक लिया। सीवू कुछ कदम बॉस की तरफ बढ़ा। बॉस के अटैक को रोकने के बाद उसे आखिरकार वो पावर महसूस हुई जो उसे हरक्यूलिस से मिली थी। बॉस का हाथ छत में फंस गया था और वो उसे निकालने की कोशिश कर रहा था। एक तेज झटके में बॉस ने अपना हाथ छुड़ाया और तुरंत सीवू पर वार किया, लेकिन सीवू ने फिर से उसका हमला रोक लिया और बॉस को रोककर अपनी जगह से हिला तक नहीं। सीवू चिल्लाया। अब हान चेरिन तुरंत बॉस पर कूदी और ब्लेड सीधे उसके दिल में घोंप दी। फिर वो उछलकर बॉस के कंधे पर पहुंची और अगले ही वार में बॉस ट्रोल का सिर उड़ा दिया। हान चेरिन सीवू के पास आई और दोनों ने उस मरते हुए मॉन्स्टर को देखा। सीवू ने सोचा कि क्या ये सच में खत्म हो गया है, लेकिन उसकी S+ रैंक इनसाइट ने बताया कि कुछ गड़बड़ है। बॉस टाइप के मॉन्स्टर्स डबल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरते हैं, इसलिए उनका फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन स्वाभाविक होता है। अचानक बॉस ट्रोल का सिर फिर से बनने लगा और उसके शरीर से जुड़ गया। ये देखकर सीवू ने हान को डेंजर के बारे में चेतावनी दी। अगले ही पल बॉस ने उसे पकड़ लिया और अपनी मुट्ठी में कस लिया। हान चेरिन दर्द से चीख उठी। वो ये जारी नहीं रहने दे सकता था, क्योंकि अगर हान चेरिन मर गई तो सब खत्म हो जाएगा और वो कुछ नहीं कर पाएगा। अगर गॉड ट्यूब से मिली सारी ट्रेट्स असली थी तो भले ही वो अभी कमजोर हो, वही उसकी स्ट्रेंथ थी। बॉस ने सीवू की ओर भ्रम से देखा। सीवू ने बॉस की उंगलियां पकड़ी और पूरी ताकत से उसे पीछे ढकेलने की कोशिश की ताकि हान को छुड़ाया जा सके। सीवू जानता था कि कम से कम इस तरह वो कुछ समय खरीद सकता है। हान चेरिन दर्द से कांपते हुए बोली कि वो भाग जाए जब तक मौका है, लेकिन सीवू पीछे नहीं हटा और आखिर में बॉस की उंगलियां ढकेलते हुए चिल्लाया कि हान उस बॉस के दिल पर निशाना लगाए। यह सुनकर हान ने अपनी बाकी सारी ताकत जोड़ ली और बॉस की पकड़ से खुद को छुड़ा लिया। वो जमीन पर गिरी, उठी, गहरी सांस ली और बोली कि उसने समझ लिया। फिर वो हान की तरफ दौड़ी। सीवू ने चिल्लाया कि उसे बस उस पर भरोसा रख के अटैक करना होगा। हान बॉस की बाह पर चढ़ी और ब्लेड से काटते हुए ऊपर बढ़ने लगी। फिर वो उछली और बॉस के दिल पर दोबारा वार किया। उस वक्त सीवू सिर्फ 0.5 सेकंड्स तक ही टिक सकता था और उसके पास बताने का समय नहीं था कि बॉस पर कैसे अटैक करना है। वो बस इतना चिल्ला सका कि उस ओगर के 2 दिल हैं। हान ये सुनकर हैरान रह गई, लेकिन सीवू को उम्मीद थी कि वो अपने 6th सेंस से सब समझ जाएगी। हान ने जैसे ही उसका एक दिल छेड़ा, बॉस ने वार किया, लेकिन हान बच गई और दोबारा झपटी। इस बार उसने दूसरे दिल को भी भेद दिया। सीवू ने बॉस की तरफ देखा और चिल्लाया, अब रुक जाओ और मर जाओ। फिर वो कूदा। उसी समय सीवू की स्किल थोड़ी बढ़ गई। बॉस ने सिर्फ एक इंसान को अपनी ओर आते देखा और अगले ही पल सीवू का वार बॉस के सिर से टकराया। बॉस का सिर उड़ गया। आखिरी वार के बाद हान को यकीन था कि उन्होंने आखिरकार जीत लिया है। हान ने सीवू की तरफ देखा, लेकिन वो चुपचाप कुछ कदम चला और फिर जमीन पर गिर पड़ा। हान ने धीरे से कहा, आखिरी आदमी है कौन? कुछ देर बाद अचानक जागने पर मैंग सीवू को एहसास हुआ कि वो हॉस्पिटल में है। जब हान चेरिन ने देखा कि सीवू को होश आ गया है तो उसने तुरंत उससे माफी मांगी। हैरान होकर सीवू जोर से चिल्लाया। फिर उसने पूछा कि वो यहाँ क्या कर रही है। हान चेरिन ने आईवी की तरफ इशारा करते हुए बताया कि वो उसे हॉस्पिटल लेकर आई थी क्योंकि वो बहुत गंभीर रूप से घायल था। उसकी सारी मांसपेशियां फट चुकी थी और उसकी कई हड्डियां टूट गई थी। हान चेरिन ने पूछा कि वो कैसा महसूस कर रहा है, लेकिन सीवू थोड़ा असहज महसूस कर रहा था क्योंकि हान चेरिन बहुत पास बैठी थी। अचानक हान चेरिन ने आगे बढ़कर सीवू के माथे को छुआ। सीवू बेहद शर्मिंदा हो गया, जबकि हान चेरिन को लगा कि उसे बुखार है। उसी समय हान चेरिन को याद आया कि उन्होंने अब तक एक दूसरे से ठीक से परिचय नहीं करवाया है, तो उसने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? थोड़ा शर्माते हुए सीवू ने तुरंत जवाब दिया, मैंग सीवू। इसके बाद उसने मन ही मन सोचा कि क्या उसे पहले से उसका नाम नहीं पता होना चाहिए था। आखिर उसने ही तो उसे इस हॉस्पिटल रूम में भर्ती करवाया था। हान चेरिन ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता था, लेकिन मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती थी। यह सुनकर सीवू थोड़ा उलझन में पड़ गया। उसने सोचा कि क्या हान चेरिन सच में लोगों की दिमाग पढ़ सकती है। उसे याद आया कि उसका S क्लास ट्रेट 6 सेंस है। अगर इसका यही असर था तो यह पावर वाकई में बहुत स्पेशल है। हान चेरिन ने कहा कि शायद सीवू अभी पूरी तरह होश में नहीं है क्योंकि वो अभी अभी उठा है, लेकिन फिर भी उसने कहा कि वो उसे एक ऑफर देना चाहती है।
हान चेरेन ने पूछा, क्या तुम मेरी टीम में शामिल होना चाहोगे? यह सुनकर सीवू चौंक गया और पूछा, क्या ये इसलिए क्योंकि मैंने उस जायंट से लड़ाई की थी? हान चेरेन ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मैं तुम्हें 1 बिलियन वॉन सालाना सैलरी दूं तो? यह सुनकर सीवू दंग रह गया। हान चेरेन ने आगे कहा, इसके अलावा हम मॉन्स्टर्स से मिलने वाली लूट को भी बराबर बांटेंगे। सीवू उत्साह से कांप उठा, लेकिन अपनी मुस्कान छुपा नहीं पाया। यह सचमुच पागलपन है, 1 बिलियन वॉन सालाना और आधा लूट। फिर हान चेरेन ने कहा, मैंने सुना है तुम्हारी छोटी बहन सेहा ब्लड डिजीज से पीड़ित है। अगर वो हमारे हॉस्पिटल में है तो हम उसके सारे मेडिकल एक्सपेंसेस कवर करेंगे, तुम्हें कुछ भी नहीं देना होगा। ये सुनकर सीवू अचानक गंभीर हो गया। उसने पूछा, मैंने ऐसा क्या किया कि मुझे इतनी बड़ी कीमत दी जा रही है? हान चेरेन ने जवाब दिया, मुझे तुमसे अपनी आने वाली हंट्स के लिए स्ट्रेटेजी बनवानी है, हर मॉन्स्टर के लिए एक प्रॉपर प्लान। उस रात सीवू अपने हॉस्पिटल रूम में बैठा यही सोचता रहा कि क्या उसने इतना बड़ा ऑफर ठुकरा कर गलती की है। हान चेरेन के प्रपोजल को सुनने के बाद भी उसने एंड में उसे मना कर दिया। हान चेरेन ने कहा, ठीक है, अगर तुम्हारा मन बदले तो मुझे बताना। फिर उसने मुस्कुराकर याद दिलाया, मैं तुम्हारी जान बचाने की ऋणी हूं, इसलिए तुम्हारी बहन के मेडिकल बिल्स मैं दूंगी। सीवू ने सोचा कि उसने बेवकूफी नहीं की, बल्कि वो गॉड ट्यूब की दी हुई पावर पर भरोसा करना चाहता था। वो S+ रैंक इनसाइट और SS रैंक सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ जो उसे मिली थी वो असली थी। गॉड ट्यूब सचमुच देवताओं का चैनल था जो S क्लास हंटर्स को मामूली बना देता था। सीवू ने निश्चय किया कि अब उसे ये मौका नहीं खोना चाहिए और उसने तुरंत हान चेरेन का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन फिर उसे अपनी बहन की इनक्योरेबल डिजीज याद आई। किसी भी कीमत पर उसे इलाज ढूंढना था। कई साल पहले सियोया एक अचानक हुए डंजन ब्रेक में फंस गई थी और तब से वो इस बीमारी से जूझ रही थी, एक भयानक डिजीज जिसका मॉडर्न दुनिया में कोई इलाज नहीं था। लोग सिर्फ इसके सिम्टम्स को थोड़ा कम कर सकते थे, लेकिन सीवू को भरोसा था कि गॉड ट्यूब की मदद से अगर वो उनके ट्रेड्स हासिल कर सके तो वो अपनी बहन को जरूर ठीक कर सकेगा। बस एक दिक्कत थी, इलाज के लिए जरूरी मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स बहुत महंगे थे और ये बीमारी इतनी रेयर थी कि सीवू जानता था उसे इसके लिए बहुत पैसे चाहिए होंगे। इसके बाद सीवू ने अपना लैपटॉप निकाला और बोला, अब मुझे 50 मिलियन वॉन वाले वीडियो की एडिटिंग पूरी करनी है। वीडियो एडिटिंग करते वक्त उसकी कुछ नजर में आया हान चेरेन का ये कहना कि उसकी सोड की कीमत लगभग 20 बिलियन वॉन है। सीवू ने सोचा, अगर मैं खुद इक्विपमेंट बनाऊं और बेच दूं तो अरबों वॉन कमा सकता हूं। लेकिन उसके पास अब सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन बचा था। अगर उसे एक और चाहिए होती तो उसे नया मेंबरशिप रजिस्टर कराना पड़ता, जिसकी कीमत थी 1 मिलियन वॉन। सीवू ने मन ही मन कहा, तो अब बस एक ही रास्ता है, वेपन्स बनाना और मेटलर्जी सीखना। फिर उसने हेफेस्टस को सब्सक्राइब करने के लिए एक वीडियो अपलोड की, 99 म्योलनिर्स फॉर हेफेस्टस, म्योलनिर स्टोलन फ्रॉम थॉर एंड अपग्रेडेड टू +99। बिना झिझक के सीवू ने हेफेस्टस को सब्सक्राइब किया, लेकिन जब उसने सिस्टम नोटिफिकेशन देखा तो उसका मुंह खुला रह गया। सब्सक्राइबिंग टू हेफेस्टस ने उसे SS रैंक कॉर्ड्स मेटलर्जी स्किल दे दी। हेफेस्टस ने म्योलनिर पर हैमर मारते हुए कहा, जब वेपन्स को अपग्रेड करते हो तो फेलियर से डरना नहीं चाहिए, कायर कभी महान नहीं बनते, अपने हथियारों के टूटने के लिए हमेशा तैयार रहना। सीवू को उसकी बातों से बेचैनी हुई। वो सोचने लगा, मुझे अपने हथियारों के टूटने के लिए तैयार क्यों रहना चाहिए और ये गॉड्स इस तरह व्यवहार क्यों करते हैं। उसी समय सिस्टम ने नोटिफाई किया, मेटलर्जी के बारे में तुम्हारी गलत जानकारी सुधार दी गई है, गॉड्स मेटलर्जी स्किल अब 0.1% बढ़ गई है। कुछ समय बाद इन्फर्मरी के पास के प्लेग्राउंड में सीवू एक हाथ पीछे रखकर हॉरिजॉन्टल बार पर पुलअप्स कर रहा था। उसे देखते हुए एक नर्स ने कहा, क्या सीवू का शरीर इतनी जल्दी रिकवर कर गया? दूसरी नर्स ने जवाब दिया, डॉक्टर के मुताबिक उसकी रिकवरी अविश्वसनीय है, यहाँ तक कि एक हंटर की स्टैंडर्ड से भी तेज। इसलिए डॉक्टर ने कहा कि उसे कल डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। यह सुनकर सीवू हैरान हुआ, क्योंकि ये उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा जल्दी था। उसे डिस्चार्ज होने से पहले और ट्रेनिंग करनी थी। तभी सिस्टम ने नोटिफाई किया, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ बढ़कर 1.01 हो गई है, लेकिन अगर वो अपनी शक्ति का ज्यादा इस्तेमाल करेगा तो उसकी मांसपेशियां फिर से फट सकती हैं, इसलिए उसे ट्रेनिंग जारी रखनी थी। अचानक सीवू ने पीछे से अपनी छोटी बहन सियोया की आवाज सुनी। वो दौड़कर आई और बोली, मुझे पता चल गया कि तुम्हारा डिस्चार्ज कल है। सीवू ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, कुछ ऐसा ही है। सियोया ने कहा, जब मैं हॉस्पिटल आई थी तो बहुत डर गई थी। डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हें 1 महीने तक रहना पड़ेगा, फिर अब सिर्फ 1 हफ्ते में डिस्चार्ज क्यों? सीवू ने मन ही मन मुस्कुराते हुए सोचा, ये लड़की नाराज है क्योंकि मैं पहले जा रहा हूँ। उसने अपनी बहन के सिर पर हाथ फेरा और बोला, मेरे ना होने पर भी अपना इलाज जारी रखना, पैसे की चिंता मत करना। सियोया ने कहा, मुझे पता है, हान चेरेन उन्नी ने कहा है कि मेरा इलाज अब फ्री होगा। ये सुनकर सीवू हैरान रह गया। हान चेरेन और उन्नी एक ही वाक्य में? सियोया ने कहा, हान चेरेन उन्नी ने मुझसे कहा था कि उसे उन्नी बुलाना क्योंकि उसके कोई छोटे भाई या बहन नहीं है। सीवू दंग रह गया कि उसकी बहन हान चेरेन से बात कर चुकी थी। उसने पूछा, क्या तुम उससे पहले मिल चुकी हो? सियोया ने कहा, हाँ, वो कभी कभी मिलने आती है। सीवू ने हैरान होकर पूछा, सच में? लेकिन मैंने तो कभी नहीं देखा। सियोया ने कहा, वो तब आती है जब तुम ट्रेनिंग में होते हो,
थोड़ा हाल पूछती है और चली जाती है। वो सोचने लगा कि क्या वो वाकई इतनी व्यस्त होने के बावजूद आती है या अब भी मुझे रिक्रूट करना चाहती है। सियोया ने मुस्कुराकर कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि हान चेरेन उन्हीं तुम्हें पसंद करती हैं? सीवू ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन सियोया ने हंसते हुए कहा, ऐसा मत कहो, तुम पॉपुलर हो, नर्सेज और नैनीज तुम्हारी बातें करती रहती हैं। सीवू ने कहा, अब बस करो और अंदर जाओ, मुझे कहीं जाना है। सियोया ने पूछा, कहाँ? सीवू मुस्कुराया, पैसे कमाने। जब सीवू ने डंजन में प्रवेश किया तो उसने खुद को थोड़ा अजीब महसूस किया। चारों तरफ देखते हुए उसने सोचा, शायद इसलिए क्योंकि ये मेरा पहला सोलो मॉन्स्टर हंट है। उसने खुद से कहा, शांत रहो। तभी उसे कदमों की आवाज सुनाई दी। ये एक एफ रैंक डंजन था, गॉब्लिन्स लेयर। जैसे ही गॉब्लिन्स ने इंसान को देखा वे उस पर टूट पड़े। सीवू ने उनके अटैक से बचते हुए डॉज किया। हालांकि उसे पता था कि गॉब्लिन्स हमेशा ग्रुप में अटैक करते हैं, फिर भी उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी। एक गॉब्लिन ने मेज से वार किया, लेकिन सीवू झुक गया और अगले ही पल उसने एक वार में उस गॉब्लिन को टुकड़ों में बांट दिया। उसके बाद खून उसके ऊपर छिटक गया। वो चौंक गया, क्या मेरा एक वार ही उसे चीर सकता है? क्या मैं सोच से ज्यादा पावरफुल हूँ? अपने साथी को मरते देख बाकी गॉब्लिन्स डर गए और धीरे धीरे पीछे हटने लगे। सीवू ने मुस्कुराकर अपनी गर्दन घुमाई और धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ते हुए कहा, आओ देखते हैं कौन पहले भागता है। कुछ समय बाद सीओ फैमिली स्मिथी में मैंग सीवू ने पकड़े हुए गॉब्लिन्स को जमीन पर फेंक दिया और ब्लैकस्मिथ से पूछा कि वो इस लूट से कितना कमा सकता है। गुस्से में ब्लैकस्मिथ ने पूछा, क्या बनाना है? आखिरकार उसने सीवू से इंग्रेडिएंट्स लाने को कहा था, ना कि कोई बेकार कबाड़। किसी भी स्थिति में अब वो उसे धातु गलाना सिखाने वाला था। इसलिए स्मिथी के मालिक सेओ पालग्वांग ने हथौड़ा मारते हुए मैंग सीवू से उसके पीछे आने को कहा। सेओ पालग्वांग ने सीवू पर चिल्लाकर कहा कि ध्यान से देखो, क्योंकि हैमर सिर्फ ताकत का नहीं होता। सेओ पालग्वांग ने अपनी जवानी का ज्यादातर हिस्सा मेटलर्जी सीखने में बिताया था और अब 20 साल बाद जब वो पहले से ही 40 से अधिक उम्र का था, सेओ पालग्वांग ने कहा कि अगर तुम्हारे पास अच्छे मटेरियल्स भी हों तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम आसानी से रैंक या एस रैंक इक्विपमेंट बना सकते हो। अब वो एक टैलेंटेड और पैशनेट अवेकेंड था जिसके पास ए रैंक स्किल थी। सेओ पालग्वांग ने ब्लैकस्मिथ का हैमर उठाकर दिखाया कि उससे कैसे काम किया जाता है और फिर हैमर मैंग सीवू को पकड़ाया ताकि वो देख सके कि वो इसे कैसे इस्तेमाल करेगा। पहले उस नौजवान ने उसे बताया कि उसका नाम मैंग सीवू है और जो बात असामान्य थी वो ये थी कि उसने उससे इक्विपमेंट बनाने को नहीं कहा बल्कि डिसाइपल बनने के लिए कहा। उसने ये भी नहीं कहा कि वो किराए के बदले उसकी गिल्ड ज्वाइन करेगा। वो पहला व्यक्ति था जिसने उससे वर्कशॉप उधार मांगी। जिज्ञासा में उसने सीवू को फोर्ज इस्तेमाल करने की अनुमति दी ताकि वो ये जान सके कि उसकी असली मंशा क्या है। सेओ पालग्वांग ने कहा कि बस इस लड़के को हैमर के साथ काम करते हुए देखो। आजकल लोग सोचते हैं कि मेटलर्जी एक आसान स्किल है जैसे किसी गेम में होती है, लेकिन उसे इस स्तर तक पहुंचने में 20 साल लगे थे और ऊपर से ये लड़का पूरे समय अपने फोन में घूर रहा था। सेओ पालग्वांग ने सोचा कि शायद सीवू ने यूट्यूब पर कुछ वीडियोस देखी होंगी और सोचा होगा कि मेटलर्जी आसान है, लेकिन वो गलत था। थोड़ा सोचने के बाद सेओ पालग्वांग की आंखें चौड़ी हो गई और वो इस बात से हैरान था कि उस लड़के ने क्या किया। कुछ समय बाद सेओ फैमिली स्मिथी में किम सोन कंपनी की रिप्रेजेंटेटिव अचानक अंदर आई और मिस्टर स्मिथी को बताया कि वो पहुंच गई है। सेओ पालग्वांग को कोई खास हैरानी नहीं थी कि किम सोन उससे मिलने आई है। किम सोन ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा कि उसके अलावा और कौन सी लड़की ऐसी स्मिथी में आएगी जहां पसीने की बदबू आती है। सेओ पालग्वांग ने याद दिलाया कि वो किसी और को भेज सकती थी, लेकिन वो हर बार खुद आती है। किम सोन ने कहा कि वो असल में कोरिया के बेस्ट ब्लैकस्मिथ सेओ पालग्वांग के साथ काम कर रही है, तो जाहिर है कि उसे खुद आना ही पड़ेगा। सेओ पालग्वांग ने कहा कि अब तो उसने बिजनेस वुमेन की तरफ फ्लैटरिंग करना भी सीख लिया है। किम सोन ने पूछा है कि वो किस फ्लैटरिंग की बात कर रहा है। आखिर वो किम सोन कंपनी की रिप्रेजेंटेटिव थी जो सिर्फ बेस्ट प्रोडक्ट्स के साथ काम करती थी। इसके बाद किम सोन ने अपना बैकपैक खोला और कहा कि वो इंग्रेडिएंट्स ले आई हैं जिनकी उन्होंने चर्चा की थी। कीमत के बारे में किम सोन ने कहा कि वो कपड़े में लिपटा हुआ है। ब्लेड बहुत तेज था, इसलिए उसने कहा कि उसे ध्यान से जांच लो। उनकी बातचीत के दौरान स्मिथी में हथौड़ों की आवाज गूंज रही थी जो अब किम सोन को चिढ़ाने लगी थी। किम सोन ने कहा कि उन्होंने इस बार तय किया था कि सप्लाई एसएच ग्रुप के लिए इक्विपमेंट की होगी। धातु पर हैमर के प्रहारों की आवाज और तेज हो गई और किम सोन का सब्र जवाब देने लगा। अब और बर्दाश्त न करते हुए किम सोन चिल्लाई, फिर माफी मांगी कि उसने बीच में टोक दिया और कहा कि जरा धीरे करें क्योंकि वो बात करने की कोशिश कर रही थी। सीबू ने आलस से सहमति जताई। वो उस इडियट पर गुस्सा हो गई क्योंकि उसी की वजह से उसका गुस्सा निकल गया था, लेकिन अचानक वो ये जानने को उत्सुक हो गई कि वो यहाँ कर क्या रहा है। किम सोन ने उसकी बनाई हुई एक ब्लेड उठाई और देखकर पूछा, ये क्या है?
तुम इसे वेपन कहते हो। सेओ पालग्वांग ने किम सोन से पूछा कि उसे उस लड़के का काम कैसा लगा। वो बोली कि ब्लेड कुंद है और शेप भी रफ है। फिर उसने पूछा कि कोई इसका इस्तेमाल कैसे कर सकता है। सेओ पालग्वांग ने पूछा कि क्या सच में ऐसा ही है। फिर उसने कहा कि अगर मैं कहूं कि ये वेपन गॉब्लिन्स और कोबाल्ट्स के कंकालों से बना है तो। किम सोन ये सुनकर चौंक गई और पूछा क्या मतलब। सेओ पालग्वांग ने कहा कि वेपन का मटेरियल बहुत खराब था और इसे उस आदमी ने बनाया है जिसने आज पहली बार हैमर उठाया है। किम सोन ने पूछा कि क्या सेओ पालग्वांग ने कोई अप्रेंटिस रखी है। सेओ पालग्वांग ने माना कि उसने खुद भी ऐसा ही सोचा था, लेकिन उसका काम इतना अविश्वसनीय था कि यह कहना मुश्किल था कि वो पहली बार हैमर चला रहा है। जिस तरह वो हैमर पकड़ता था और मेटल पर काम करता था, ऐसा उसने पहले कभी नहीं देखा था। और फिर भी इस लड़के ने अप्रेंटिस बनने का ऑफर ठुकरा दिया। किम सोन ये सुनकर हैरान रह गई। उसने फिर से सीबू को काम करते हुए देखा और सोचा कि सीबू ने आखिर अपनी अगली ब्लेड पूरी कर ली। उसकी गॉड्स मेटलर्जी स्किल 0.4% से बढ़कर 0.7% हो गई। सीबू सिस्टम मैसेजेस पढ़कर बिल्कुल चुप रह गया। ये इक्विपमेंट किसी कचड़े में पाई गई चीज जैसे लगती थी। हालांकि उसने आखिरकार एक वेपन बना लिया था, लेकिन वो इसे बेचेगा कैसे। अचानक लड़की ने पूछा कि क्या वो ये स्वॉर्ड बेचने का सोच रहे हैं। फिर उसने अपना परिचय दिया। मैं किम सोन कंपनी की रिप्रेजेंटेटिव हूं। सिवू ने किम सोन के बारे में सुना था। ये कंपनी हंटिंग बिजनेस में विशेषज्ञ थी और ट्रस्ट और रिलायबिलिटी उसकी कोर वैल्यूज थी। इस वजह से ये ग्रुप हंटिंग इंडस्ट्री में काफी प्रसिद्ध था। किम सोन ने कहा कि वो सिर्फ कोरिया के बेस्ट प्रोडक्ट्स के साथ काम करते हैं और अगर वो बेचना चाहता है तो वो इसे खरीदना चाहेगी। पैसे कमाने का मौका देखकर सिवू मुस्कुराया और पूछा कि ऐसे ब्लेड के लिए वो कितना देगी। किम सोन ने उसकी लेटेस्ट ब्लेड मांगी और देखने के बाद सिवू को 1 मिलियन वॉन की पेशकश की। ऐसा लाभदायक सौदा करने के बाद सिवू ने मटेरियल्स के लिए मॉन्स्टर्स को मारना और हथियार बनाना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद सेओ फैमिली स्मिथी में अचानक एक जोरदार आवाज गूंजी। खुशी से नाचती हुई किम सोन बोली, ये तो बस कमाल है। फिर किम सोन ने घोषणा की कि सोन कंपनी ने आधिकारिक रूप से एसएच ग्रुप के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। सिबू ने सोचा कि उसने अच्छा काम किया होगा। किम सोन अचानक मुस्कुराई और जोर से बोली कि उसने सिर्फ अच्छा नहीं बल्कि उससे भी ज्यादा काम किया है। डिलीवरी डेडलाइंस को पूरा करने से लेकर इक्विपमेंट की बेहतरीन क्वालिटी सुनिश्चित करने तक। अगर वो ना होता तो उन्हें बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता। किम सोन ने मैंग सीवू के हाथ पकड़ लिए और कहा कि यह सब उसी की वजह से हुआ है और अगर उसे कभी कुछ चाहिए तो बस कहना, वो जो भी करना पड़े कर देगी। अचानक किम सोन को कुछ याद आया। उसने अपना फोन निकाला और मैंग सीवू से कहा कि वो अपना अकाउंट चेक करे। सीवू किम सोन के सुझाव से थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन फिर भी उसने अपना अकाउंट चेक किया। सोन कंपनी की ओर से 28,424.210 का डिपॉजिट किया गया था। नंबर देखकर सीवू ने गिनती की, 10, 100, 2,000, 800। उसे लगा कि यह उम्मीद से कम है। किम सोन ने माफी मांगते हुए पूछा, कौन सा 28,424 वॉन, जरा फिर से चेक करो। सीबू ने फिर से गिना, 10, 100, 1,000, 10,000, 1 लाख, 1 मिलियन। फिर वो चिल्लाया, 1 मिलियन, और मुंह से लार टपकाते हुए मुस्कुराया। मैंग सीवू, उम्र 23 साल। उसी पल वो पूरी तरह से सीवू से मनी स्लेव बन गया। यहां तक कि किम सोन के जाने के बाद भी सीवू अपने फोन स्क्रीन को घूरता रहा। वो बार बार उसी नंबर को गिनता रहा, 28,42,42,000 वॉन। इतने पैसे से अब वो गॉड ट्यूब सब्सक्राइब कर सकता था। अब उसके पास 3 चैनल्स चुनने का विकल्प था, हुआटुओ द लेजेंडरी डॉक्टर, द डिवाइन हीलर, हिपोक्रेटस द लेजेंडरी एंशिएंट हीलर जिसे फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है, और ह जुन सबसे महान डॉक्टर जिसने ईस्टर्न मेडिसिन की कॉन्सेप्ट की नींव रखी थी। तीनों चैनल्स को सब्सक्राइब करने में हर महीने 300 मिलियन वॉन लगते थे, लेकिन वर्तमान स्थिति में वो सिर्फ एक को चुन सकता था। सीवू ने अपनी बाहें मोड़ी और सोचा कि किस डॉक्टर को चुने, लेकिन चुनाव इतना आसान नहीं था और सीवू तनाव में कांपने लगा। अब और सहन न कर पाने पर उसने सोचा कि जो भी हो किसी एक को रैंडम चुन लेता हूं। कुछ देर बाद स्मिथी के दरवाजे के बाहर से सेओ पालग्वांग की आवाज आई। सेओ पालग्वांग ने मैंग सीवू से कहा कि इस स्थिति में कुछ नहीं किया जा सकता क्योंकि फ्रेजाइल मटेरियल्स को पॉलिश करना आसान नहीं है। इसीलिए उसने सुझाव दिया कि बस मिनिमम पॉलिशिंग करो। सीवू थोड़ा उलझन में पड़ गया, लेकिन सेओ पालग्वांग ने आगे समझाया, भले ही प्रिसीजन पॉलिशिंग की जा सकती है, लेकिन इतनी नाजुक स्थिति में ये एब्सोल्यूट प्रिसीजन मांगती है। उसी समय स्मिथी का दरवाजा खुला और किम सोन अंदर आई। नाराज ब्लैकस्मिथ ने पूछा, तुम बार बार यहाँ क्यों आती हो? किम सोन ने जवाब दिया कि वो यहाँ बार बार इसलिए आती है क्योंकि मास्टर मैंग सीवू यहाँ है।
उसे देखकर सिवू ने कहा, मिस सोउन, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। वो अचानक शर्म से लाल पड़ गई और बोली, सच में? सिवू ने याद दिलाया कि पिछली बार उसने कहा था कि वो उसे जो भी चीज चाहिए वो ला सकती है। फिर उसने उसे कागज दिया और पूछा, क्या तुम ये सब ला सकती हो? किम सोन को याद आया कि उसने वाकई ऐसा कहा था। वो थोड़ी झेप गई और हंसते हुए बोली, ठीक है, जरा देखती हूं। लेकिन जैसे ही उसने सूची पढ़ी, उसका चेहरा फीका पड़ गया। उस सूची में लिखा था माउंटेन इंसेंस, सिल्फ, सैक्सोपेरा, 100-year-old जिनसिंग, 100-year-old रून फ्लावर, सोप वाटर। उसके चेहरे के भाव देखकर सिवू ने पूछा, क्या इन्हें लाना मुश्किल होगा? वो बोली, लाना मुश्किल नहीं है, लेकिन बहुत महंगा पड़ेगा। सिवू ने पूछा, कितना महंगा? किम सोन ने जवाब दिया कि इसकी कीमत लगभग 300 मिलियन वॉन होगी। फिर बोली, मैं तुम्हें 20 मिलियन वॉन का डिस्काउंट दे दूंगी। सिवू को ये हर्ब्स अपनी डिवाइन मेडिकल आर्ट की मास्टरी बढ़ाने के लिए चाहिए थी, जो उसने हुआ टूओ के एस रैंक डिवाइन मेडिकल आर्ट में सदस्यता लेकर हासिल की थी। अपनी स्किल लेवल को खुद से बढ़ाना उसके लिए बहुत कठिन था, और ये मेडिकल हर्ब्स इतनी दुर्लभ थी कि उसे नहीं पता था कि इन्हें कहां से लाया जा सकता है। अगर मिस सोउन ना होती तो शायद वो इन्हें कभी हासिल नहीं कर पाती। किम सोउन ने पूछा, क्या मैं ये सब खरीद लूं? भारी मन से सिवू ने हां कहा। नतीजतन उसे सोउन कंपनी से 284 मिलियन वॉन मिले, लेकिन उसी समय उसने 280 मिलियन वॉन वापस दे दिए और महीने के अंत तक उसके खाते में बस 4 मिलियन वॉन बाकी रह गए। हुआ टूओ के सब्सक्रिप्शन की कीमत 100 मिलियन वॉन थी। महीने के अंत में उसे यह भुगतान करना था, इसीलिए उसे तुरंत और पैसे कमाने की जरूरत थी। लेकिन भले ही वो और इक्विपमेंट बना भी ले, वो सैकड़ों मिलियन वॉन कैसे कमा पाएगा? अचानक मैंग सीवू के दिमाग में ये विचार आया कि वो ये कैसे कर सकता है। उसे बस जरूरत थी कि वो यूट्यूब पर वीडियो पोस्ट करे। कुछ समय बाद सबवे में एक आदमी अपनी यूट्यूब फीड स्क्रॉल कर रहा था और शिकायत कर रहा था कि उसके पास देखने के लिए कुछ नहीं है। अचानक उसकी नजर एक वीडियो पर पड़ी जो किसी कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड नाम के व्यक्ति का था, एक ऐसा आदमी जो हर चीज पर विजय पा लेता है। वीडियो के कवर से ही ये साफ था कि वो आदमी जिसने हिप्पोस पर कोई स्ट्रैटेजी दिखाने का फैसला किया था काफी अजीब था। वीडियो एक छोटे से पानी से भरे तालाब के पास शूट की गई थी और उन हिप्पोस के बीच कहीं वीडियो का लेखक एक बहुत ही अजीब भेष में छिपा हुआ था। माइंग सिवू ने अपना मास्क उतारा और दर्शक से पूछा कि क्या वो जानता है कि हिप्पोस असल में जलीय घोड़े नहीं होते। वो आदमी जो वीडियो देख रहा था यह देखकर दंग रह गया और सोचने लगा कि इस चैनल के लेखक को क्या हो गया है और उसने खुद को हिप्पोपोटामस की तरह क्यों तैयार किया है। माइंग सिवू ने दर्शकों को समझाया कि जो मॉन्स्टर्स वे देख रहे हैं उन्हें कोरिया में हिप्पोडॉन्स कहा जाता है और दूसरे देशों में हिप्पोपोटाम्यूज़। और जैसा कि दर्शकों ने शायद पहले ही नोट किया होगा, ये मॉन्स्टर्स हिप्पोस से बहुत मिलते जुलते हैं। आमतौर पर चाइनीज कैरेक्टर घोड़ा वाला इस्तेमाल हिप्पोस के लिए किया जाता है, लेकिन वास्तव में हिप्पोस घोड़े की प्रजाति से संबंधित नहीं है। ये सुनकर कि हिप्पोपोटाम्यूज़ के लिए चाइनीज घोड़ा वाला कैरेक्टर इस्तेमाल किया जाता है, वो युवक कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया और इस नई जानकारी पर विचार करने लगा। कैमरे की ओर 2 उंगलियां दिखाते हुए मैंग सिवू ने कहा कि वे वास्तव में हिप्पोपोटामस परिवार से संबंध रखते हैं। सटीक रूप से कहें तो वे ऑर्डर सेरेनिया से संबंधित हैं। अगर वो और विस्तार में जाता तो दर्शक का सिर दर्द करने लगता, इसलिए उसने वहीं बात खत्म कर दी। माइंग सिवू ने एक लाल कपड़ा निकाला और दर्शक को ये दिखाने की पेशकश की कि हिप्पोपोटामस को कैसे टेम किया जाए। सबसे पहले हिप्पोपोटामस को लाल कपड़े से उकसाना चाहिए। गायें लाल रंग से नहीं डरती, असली बात है उन्हें उत्तेजित करना। दर्शक पूरी तरह चुप रह गया, वो पूरी तरह हैरान था। माइंग सिवू ने लाल कपड़ा लहराना शुरू किया और हिप्पोस का ध्यान आकर्षित करने के लिए चिल्लाने लगा कि वे उसकी ओर आएं। हिप्पोस ने आलस से मुड़कर उस अजीब आदमी की ओर देखा, लेकिन जैसे ही उन्होंने लाल कपड़ा देखा उनकी नज़रें अचानक पूरी तरह बदल गईं। इसके तुरंत बाद पूरे हिप्पोस का झुंड माइंग सिवू की ओर दौड़ पड़ा। पीछे हटे बिना माइंग सिवू उन्हें लगातार लुभाता रहा और जैसे ही वे करीब आए उसने कहा कि हिप्पोपोटामस को हराने का दूसरा तरीका ये है, बस उन्हें पीटो और पकड़ लो। वीडियो और भी अजीब होती जा रही थी और दर्शक सोचने लगा कि क्या ये सच में उसका तरीका था कि हिप्पोस को लुभाकर उन्हें पीटना शुरू कर दे। लाल कपड़ा नीचे फेंकते हुए माइंग सिवू सीधा हिप्पोस के झुंड में दौड़ गया, फिर वो उनसे टकरा गया। थोड़ी देर बाद माइंग सिवू ने सभी हिप्पोस को सफलतापूर्वक मार गिराया। माइंग सिवू ने कैमरे की ओर थम्स अप दिखाया और दर्शकों से पूछा कि उन्हें ये कैसा लगा, क्या ये सच में इतना आसान था। हालांकि माइंग सिवू ने हिप्पोस को मार गिराया था, लेकिन उनकी टक्कर के पल अब भी उस युवक के दिमाग में घूम रहे थे। राइस नूडल्स, माइंग सिवू ने चिल्लाया जब उसने पहले हिप्पोपोटामस को मारा। बकव्हीट नूडल्स, उसने दूसरे को मारते हुए कहा। वो आदमी हैरानी और प्रशंसा से देखता रहा जब कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड हिप्पोस के झुंड से लड़ रहा था, और ये तब तक चलता रहा
जब उसने सभी को हरा नहीं दिया। मैंग सिवू ने दर्शकों से कहा कि अगर उन्हें ये स्ट्रैटेजी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस भी ऑन करें। उसकी वीडियो पर कमेंट आए उचिहा चुटाची बोला कि यह आदमी बिल्कुल पागल है। एक आदमी जो इंग्लिश डिपार्टमेंट में आया था बिना इंग्लिश जाने ने कहा कि ये कितना हीलियस है, कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड अपने बेयर हैंड से हिप्पोस से लड़ रहा है। बहुत से दर्शकों ने मैंग सिवू के इस वीडियो की प्रशंसा की। हिप्पोस का शिकार करने वाला वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो गया। 3628 व्यूज हो चुके थे और 243 लोग पहले ही कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर चुके थे। मैंग सिवू मुस्कुराया क्योंकि ये वही नतीजा था जो उसने सोचा था। बहुत कम समय में कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड चैनल पर 1243 यूजर्स ने सब्सक्राइब किया और हिप्पोस वाले वीडियो को 127.44 व्यूज मिल चुके थे। यूट्यूब फीड स्क्रॉल करते हुए मैंग सिवू ने बहुत से कमेंट्स देखे जिनमें लोग उसके वीडियो पर हंस रहे थे। जो उसने देखा उससे उसे एहसास हुआ कि दर्शकों को उसके पिछले वीडियो का कॉन्सेप्ट सच में पसंद आया था, लेकिन इस बार ये सब सिर्फ यूट्यूब के एल्गोरिथम की वजह से हुआ था। इसका मतलब था कि वो हमेशा लो लेवल मॉन्स्टर्स के साथ नहीं रह सकता था। और जब बात यहाँ तक पहुंची गई थी तो मैंग सिवू ने सोचा कि वो लोहे को गर्म रहते हुए ही पीटेगा। जैसा कि हम जानते हैं, उनकी हाई अडेप्टेबिलिटी की वजह से रुचि को बनाए रखने के लिए स्टिमुलेशन की इंटेंसिटी को लगातार बढ़ाना पड़ता है। ये उसकी विशेषता थी। आखिरकार मॉन्स्टर्स का विश्लेषण करना और स्ट्रैटेजीज बनाना ही उसका काम था। 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स अब सिर्फ एक सपना नहीं रह गया था, लेकिन एक समस्या थी। अचानक मैंग सिवू ने देखा कि उसकी नाक से खून निकल रहा है। इसके बाद उसे अचानक बहुत ज्यादा थकान महसूस हुई। थकावट से गिरने से खुद को रोकते हुए मैंग सिवू ने खुद से कहा कि उसे वीडियो एडिट करनी है। डंजन रेड्स और डिलीवरी यह सब बहुत ज्यादा है। आखिर में मैंग सिवू अब और नहीं सह सका और पीछे की ओर लड़खड़ाकर गिर गया। उसका सिर टेबल से टकराया। फौरन ही उसके बाद उसका सिर कुर्सी से टकराया और वो दर्द से गिर पड़ा। आखिरकार मैंग सिवू फर्श पर गिर गया। वो हाल ही में बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा था। कुछ समय बाद मैंग सिवू को होश आया। पहली चीज जो उसने सोची वो थी कि वो कहाँ है। फिर उसने महसूस किया कि ये उसके कमरे की छत थी। मैंग सिवू बिस्तर पर उठा और समझने की कोशिश की कि क्या हुआ था। फिर उसे एहसास हुआ कि वो कुछ समय के लिए बेहोश हो गया था और उसका सिर बहुत दर्द कर रहा था। किसी भी हालत में हरक्यूलिस की सुपर स्ट्रेंथ की वजह से ये सब बस बेहोशी पर ही खत्म हुआ। मैंग सिवू ने अपनी नाक दबाई और कहा कि उसे जल्दी वीडियो एडिट करनी है। फिर उसने अपना फ़ोन निकाला ये देखने के लिए कि वो कितनी देर तक बेहोश रहा। उसकी हैरानी की बात थी कि समय सुबह के 4:31 हो चुका था। उसकी हैरानी और बढ़ गई जब उसने देखा कि वो पूरे दिन बेहोश रहा था। मैंग सिवू ने महसूस किया कि अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो वो पैसे कमाने से पहले ही थकावट से मर जाएगा। मैंग सिवू ने तय किया कि अब उसे एक एडिटर रखना होगा। कुछ समय बाद काफे ईडन में मैंग सिवू ठंडा पेय पीते हुए उपयुक्त उम्मीदवारों का चयन कर रहा था। जब उसने विज्ञापन लिखा था तो उसने कभी नहीं सोचा था कि इतने सारे एप्लीकेंट्स आ जाएंगे। क्या ये उच्च वेतन की वजह से था? यह आवेदन एक आइडल के ऑडिशन जितना लोकप्रिय था। मूल वेतन 3 मिलियन यूल था और व्यूज की संख्या के आधार पर अतिरिक्त प्रोत्साहन भी थे। जैसा कि उम्मीद थी, पैसा सबसे अच्छा प्रोत्साहन था और इसलिए उसे ऐसा व्यक्ति चुनना था जो उसे सबसे ज्यादा पैसा दिला सके। एक उम्मीदवार का वीडियो देखते हुए मैंग सिवू ने उसे अच्छी रेटिंग दी। वीडियो में साउंड इफेक्ट्स मजेदार और उचित थे और उसकी एडिटिंग स्किल्स उससे कहीं बेहतर थीं। लेकिन तब तक समय सुबह के 10:03 हो चुका था। मैंग सिवू अब धैर्य खोने लगा था। वो सोच रहा था कि ये आदमी अभी तक आया क्यों नहीं। उसे बस इतना पता था कि उस आदमी का नाम पार्क डेओगू था। पहले उसने सुझाव दिया था कि 14वें उम्मीदवार से 1 बजे पूमा पर कैफे में मुलाकात की जाए और उस आदमी ने सहमति जताई थी। बैठक दोपहर 1 बजे तय थी। मैंग सिवू पहले से ही सोच रहा था कि एक मध्यम आयु का आदमी उसके पास आएगा और देर होने के लिए माफी मांगेगा। केवल उसका नाम ही नहीं बल्कि उसकी बात करने की शैली भी उसे एक पुराने आदमी जैसा दिखा रही थी। लेकिन ये और भी अच्छा था क्योंकि इसका मतलब था कि वो अनुभवी हो सकता है। मैंग सिवू ने पार्क डेओगू से पूछा कि वो कहाँ है, लेकिन उसने उसका संदेश कभी नहीं पढ़ा। मैंग सिवू ने सोचा कि शायद पार्क डेओगू यहाँ आने की जल्दी में होगा, इसलिए उसने तय किया कि वो यहाँ कुछ और देर इंतजार करेगा। लेकिन जल्द ही उसका धैर्य खत्म हो गया। मैंग सिवू ने गुस्से में मेज पर मुट्ठी मारी और पूछा कि वो कमीना कहाँ है। उसी समय कैफे का दरवाजा खुला और एक लड़की अंदर आई। वो झिझकते हुए बोली, क्या आप मैंग सिवू हैं? वो पार्क डेओगू थी जो यूट्यूब पर एक उभरती हुई एडिटर थी। मैंग सिवू ने माफी मांगी अगर उसने कुछ गलत समझा हो और लड़की से पूछा कि क्या उसका नाम पार्क डेओगू ही है। वो सामने एक लड़की को देखकर हैरान था क्योंकि उसने सोचा था कि पार्क डेओगू कोई मिड एज व्यक्ति होगा। पार्क डेओगू ने फिर से मैंग सिवू से माफी मांगी। मैंग सिवू ने पूछा कि वो देर से क्यों आई और ये भी कि उसने उसका संदेश तक नहीं पढ़ा।
पार्क डियोगू ने बताया कि वो रात देर तक एक वीडियो एडिट कर रही थी और अपने छोटे भाई का पिकनिक लंच बॉक्स पैक करना भूल गई थी और जल्दी में होने के कारण संदेश पढ़ नहीं पाई और सीधा यहाँ आ गई। पार्क डियोगू ने फिर से हर चीज़ के लिए माफ़ी मांगी। मांग सीवू ने माफ़ी मांगी और पूछा कि उसने वीडियो एडिट करने से क्या मतलब कहा। पार्क डियोगू ने जवाब दिया कि वो वही वीडियो थी जो उसके एप्लीकेशन के साथ जुड़ी हुई थी। मांग सीवू ने पूछा कि क्या इसका मतलब ये था कि उसने वो वीडियो सिर्फ एक दिन में एडिट कर दी थी जो उसने दी थी। पार्क डियोगू ने उसे सुधारा और कहा कि उसने वीडियो एक दिन में नहीं बल्कि लगभग 3 घंटे में एडिट की थी। ये सुनकर मांग सीवू थोड़ा निराश हो गया कि वीडियो सिर्फ 3 घंटे में एडिट की गई थी। उसका चेहरा देखकर पार्क डियोगू सोचने लगी कि उसे क्या हो गया है। मांग सीवू ने पार्क डियोगू की ओर देखा। डांट पड़ने के डर से पार्क डियोगू ने अपनी आंखें बंद कर लीं और जवाब दिया। इसके बाद मांग सीवू ने पूछा कि वो काम कब शुरू कर सकती है। पार्क डियोगू ने माफ़ी मांगी क्योंकि उसने सब कुछ गलत समझ लिया था और कहा कि वो तो अभी से काम शुरू करने के लिए तैयार है। आमतौर पर उसे एक वीडियो को एडिट करने में लगभग 8 घंटे लगते थे, लेकिन 3 घंटे में। अगर हर वीडियो को 3 घंटे लगेंगे तो इसकी कीमत कितनी पड़ेगी। मांग सीवू ने कहा कि जैसा उसने विज्ञापन में बताया था, सप्ताह में 2 वीडियो स्टैंडर्ड हैं, लेकिन कभी कभी वो 3 वीडियो भी अपलोड करता है और जाहिर है उसके लिए वो अतिरिक्त भुगतान करेगा। मांग सीवू ने हाथ बढ़ाया और लगभग रोती हुई पार्क डियोगू की ओर देखा और कहा कि अब से वो उसके अधीन काम करेगी और मुस्कुराया। अचानक पार्क डियोगू ने जोर से कहा कि वो पूरी मेहनत से काम करेगी। तभी अचानक उनके आसपास सब कुछ जोर से हिलने लगा, जिससे पार्क डियोगू का सिर मेज से टकरा गया। तुरंत उसके बाद घबराए हुए लोग उनके पास से भागते हुए चिल्ला रहे थे, अंडरग्राउंड ब्रीच। एक चेतावनी जारी की गई थी कि आसपास एक अंडरग्राउंड ब्रीच हुआ है। ये एक सी रैंक ब्रीच पाया गया, इसलिए पास के घरों के निवासियों को तुरंत खाली करने की सलाह दी गई। डरी हुई पार्क डियोगू ने अपने बॉस से कहा कि उन्हें भी तुरंत वहां से निकल जाना चाहिए, लेकिन वो मुस्कुराया और बोला, तुम ही तो कह रही थी ना कि तुम अभी से काम शुरू कर सकती हो। पार्क डियोगू ने माफी मांगी क्योंकि उसे अपने बॉस की सोच समझ में नहीं आ रही थी। मांग सीवू ने अपनी नाक से एक टिश्यू फेंका और मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा। फिर उसने अपना फोन उसे पकड़ाया और कहा, चलो मेरे साथ आओ। पार्क डियोगू ने पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं बॉस? मांग सीवू ने जवाब दिया, तुम्हें क्या लगता है? बेशक, पैसे कमाने। पार्क डियोगू हैरान रह गई जब उसे एहसास हुआ कि वो कहाँ जा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो मांग सीवू के पीछे दौड़ पड़ी। मांग सीवू ने पीछे मुड़कर चिल्लाया, पार्क डियोगू, कैमरा ऑन करो। तुरंत उसके बाद डंजन के गेट से ऑर्क्स बाहर निकलने लगे। उनकी ओर दौड़ते हुए मांग सीवू ने चिल्लाया, राइस नूडल्स, बड़ा हिस्सा, और उसी पल मांग सीवू ने एक सी रैंक ऑर्क को एक ही वार में फाड़ दिया। कैमरे की ओर देखते हुए मांग सीवू ने दर्शकों से कहा, लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना मत भूलना और नोटिफिकेशंस भी ऑन रखना। ऑर्क का खून अपने चेहरे से पोंछते हुए मांग सीवू ने सोचा कि क्या अब वो सच में असली पैसे कमा सकता है। इसी बीच हंटर्स का एक समूह डंजन ब्रीच की जगह पर पहुंचा और तुरंत आसपास के लोगों की मदद करने लगा ताकि वे सुरक्षित निकल सकें। अचानक उन्होंने किसी को चिल्लाते हुए सुना और एक ऑर्क्स का सिर उनके सिरों के ऊपर से उड़ गया। हंटर्स ये देखकर दंग रह गए और सोचने लगे, ये क्या था? उनके सामने एक आदमी खड़ा था जो नंगे हाथों से ऑर्क्स को मार रहा था और साथ ही नूडल्स के नाम चिल्ला रहा था। थोड़ी ही देर में मांग सीवू ने उन सभी ऑर्क्स को हरा दिया जो डंजन से बाहर आए थे। फिर वो लाशों के ढेर पर चढ़ा, अपना मुक्का हवा में उठाया और कैमरे की ओर मुड़कर बोला, अगर तुम्हें ये पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और नोटिफिकेशंस ऑन रखना मत भूलना। घर लौटने के बाद पार्क डियोगू ने अपने बॉस के लिए नया वीडियो एडिट करना शुरू किया। वो सोचने लगी, ये आखिर है क्या और ये आदमी इतना मशहूर क्यों है? कमेंट सेक्शन में लोग हंसी से लोटपोट हो रहे थे और साथ ही ये देखकर हैरान भी थे कि कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड कैसे नंगे हाथों से सी रैंक मॉन्स्टर्स को हरा रहा था। लोग ये भी कह रहे थे कि वीडियो बहुत साफ सुथरे तरीके से एडिट किया गया था। यहाँ तक कि वीडियो एडिट करने के बाद भी पार्क डियोगू को समझ नहीं आया कि आखिर चल क्या रहा है। लेकिन एक बात वो यकीन से कह सकती थी, उसका बॉस यूट्यूब पर सच में एक पागल इंसान था। चेहरे पर हाथ रखकर पार्क डियोगू सोचने लगी, क्या मैं इस काम में कामयाब हो पाऊंगी? उसी समय पीछे उसके छोटे भाई बहन चिकन खा रहे थे और उसकी छोटी बहन ने कहा, दीदी ये बहुत स्वादिष्ट है, हमने तुम्हारे लिए भी कुछ बचाया है। छोटे भाई बहनों ने उसे साथ में खाने के लिए बुलाया। फिर उसकी छोटी बहन ने एक चिकन लेग उठाकर कहा, ये मेरा है। उसका भाई बोला, तुमने पहले ही एक खा लिया है, अब ये दीदी डूकू के लिए रहने दो। ये सब देखकर पार्क डियोगू मुस्कुराई क्योंकि उसे समझ आ गया था कि उसे क्या करना है। उसे मेहनत करनी होगी, कम से कम अपने छोटे भाई बहनों और अपने परिवार के लिए। वीडियो की एडिटिंग पूरी करने के बाद मांग सीवू ने हथियार गढ़ने फौज का काम जारी रखा। कुछ मेहनत के बाद आखिरकार उसने एक ठीक ठाक तलवार बना ली। ये वही इक्विपमेंट था जो उसने डंजन से मिले ऑर्क पार्ट से बनाया था। पिछली तलवारों से अलग ये सी क्लास मटेरियल से बनी थी, जिसका मतलब था कि इस पर भरोसा किया जा सकता था।
उसकी डिवाइन मेटलर्जी स्किल 1.4% बढ़ी, जो अब 4.43% पर पहुंच गई थी। सिस्टम ने टिप्पणी की कि उसने डिसेंट क्वालिटी का इक्विपमेंट बनाया है जिसे मुफ्त में भी दिया जा सकता है। यह सुनकर मैंग सिवू खुश नहीं हुआ, लेकिन फिर भी संतुष्ट था क्योंकि उसकी मेटलर्जी स्किल 1.4% बढ़ी थी और ये गति वास्तव में अविश्वसनीय थी। किम सोयुन ये देखकर हैरान थी कि मैंग सिवू के हाथ में इतनी बढ़िया तलवार थी और उसने उसकी प्रशंसा की क्योंकि उसके हथियारों की गुणवत्ता दिन ब दिन बेहतर होती जा रही थी। सियो पालग्वांग भी ये समझ नहीं पा रही थी कि ये कैसे संभव है। आखिरकार जिसने मेटलर्जी शुरू किए हुए 1 महीने से भी कम हुआ है, वो इतने ऊंचे स्तर तक कैसे पहुंच गया। मैंग सिवू मुस्कुराया और बोला, मुझे अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है। ये सच भी था क्योंकि उसने अब तक हेफेस्टिस की स्किल्स का 1/10वां हिस्सा भी नहीं सीखा था। किम सोयुन ने उसकी ओर देखा और पूछा, क्या तुम इस तलवार को बेचने का सोच रहे हो? सिवू ने जवाब दिया, हाँ बिल्कुल सही। और तुम तो जानती हो ना कि इसे कैसे बेचना है। किम सोयुन मुस्कुराई और बोली, बस मुझे सब सौंप दो। और उसने तलवार की ओर हाथ बढ़ाया। सियो पालग्वांग ने ये सब चुपचाप देखा। उसे ये सब ज्यादा पसंद नहीं आया। किम सोयुन ने ध्यान दिया कि आज सिवू थोड़ा ज्यादा थका हुआ लग रहा था और पूछा, क्या ये सच है? सिवू ने हंसते हुए कहा, शायद। सोयुन मुस्कुराई और बोली, इन दिनों तुम्हारी आंखों के नीचे के बैग्स तो नाक तक पहुंच गए हैं। ये सुनकर मैंग सिवू हल्के से हंस पड़ा, जिसके बाद किम सोयुन ने मजाक में कहा, कभी कभी तो लगता है तुम इंसान नहीं, कोई ज़ॉम्बी हो, लेकिन अब फिर से इंसान जैसे लग रहे हो। असल में ये सब सच था। जब से पार्क डेओगू उसकी वीडियो एडिट करने लगी थी, उसे थोड़ी ज्यादा नींद मिलने लगी थी। हालांकि वो अब भी बहुत व्यस्त था। भले ही उसने खतरे के समय उसे एक्स्ट्रा पेमेंट दी थी, फिर भी उसके पास खर्च और स्टाफ के लिए बहुत कम पैसे बचे थे। एडिटिंग के अलावा भी वो फील्ड में मदद करती थी और ये असल में एडिटर का काम नहीं था, इसलिए वो सोचता था कि उसे और ज्यादा भुगतान करना चाहिए। कैंग डोखियोल, जो इन सब चीजों की देखरेख करता था, वो तो एकदम बेकार आदमी था। फिर भी मैंग सिवू को पार्क डेओगू की एडिटिंग से कोई शिकायत नहीं थी। वो बहुत मेहनत कर रही थी और वो उसके काम के लिए आभारी था। अचानक मैंग सिवू को याद आया कि वो कुछ भूल गया है। उसने मिस सोन से पूछा, उस मेडिसिनल हर्ब्स का क्या हुआ जो मैंने तुमसे मंगवाए थे? किम सोन ने ताली बजाई क्योंकि वो उसे भूल गई थी। तुरंत उसने एक बैग निकाला और कहा, ये वही सब कुछ है जो तुमने मुझसे मांगा था। आखिरकार ये तुम्हारा पहला रिक्वेस्ट था। मैंग सिवू ये देखकर हैरान रह गया कि उसने सब कुछ इतनी जल्दी कैसे ला दिया और बोला, ये तो वाकई कमाल है। किम सोन मुस्कुराई और बोली, क्योंकि सोन कंपनी केवल कोरिया के सबसे अच्छे प्रोडक्ट्स ही बेचती है। मैंग सिवू ने पूछा, इसका मतलब क्या है? फिर उसने पूछा, ये सब कितने का पड़ेगा? किम सोन ने अपने फ़ोन पर सब कुछ देखा और बोली, कुल कीमत है 2124 मिलियन वन। ये सुनकर मैंग सिवू के दिमाग में 0 और 1 के झुंड घूमने लगे। 2 और 12 मिलियन, ये बहुत बड़ी रकम थी। किम सोन ने कहा, क्योंकि ये तुम्हारा ऑर्डर है, मैं इसे 200 मिलियन वन में दे दूंगी, लेकिन अगली बार कोई डिस्काउंट नहीं होगा। मैंग सिवू ने किम सोयुन को धन्यवाद कहा। उसके बाद किम सोयुन ने पूछा, इतनी सारी मेडिसिनल हर्ब्स का तुम करोगे क्या? मैंग सिवू ने झेपते हुए जवाब दिया, क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए हैं। कुछ समय बाद हुआटुओ ने समझाया, हर्बल मेडिसिन से मतलब है उन प्राकृतिक औषधियों से जो पशु पौधों या खनिज स्रोतों से शुद्ध रूप में प्राप्त की जाती हैं। इनकी मुख्य श्रेणियां होती हैं डिकॉक्शंस, पाउडर्स, टैबलेट्स और क्रीम्स। हर्ब्स असल में पौधों की जड़, तना, छाल, फल और बीज होते हैं जिनका मेडिसिनल इफेक्ट होता है। हालांकि ये मात्रा में छोटे होते हैं, लेकिन कॉम्पाउंड प्रिपरेशंस में इनकी भूमिका बहुत अहम होती है, इसलिए इन्हें किसी एक स्थायी रूप में हर्ब्स कहना गलत है। मैंग सिवू ये सुनकर सोचने लगा, आखिर हुआटुओ बोल क्या रहा है? अगर चीजें ऐसे ही चलती रहीं तो वो डिवाइन आर्ट ऑफ मेडिसिन में अपनी मास्टरी नहीं बढ़ा पाएगा। सिस्टम ने सूचना दी, तुमने उच्च ज्ञान प्राप्त किया है। तुम्हारी इनसाइट स्किल 1.4% बढ़कर 8.7% हो गई है। ये देखकर मैंग सिवू चौंक गया। सिर्फ ये वीडियो देखकर भी स्किल बढ़ गई? अचानक उसके मन में एक विचार आया। सीधे शब्दों में कहें तो ये सब उन मेडिसिनल हर्ब्स के अध्ययन और प्रयोग से संबंधित है जो बीमारियों के इलाज में काम आती हैं। सिस्टम ने सूचना दी, तुमने हर्बल मेडिसिन की परिभाषा समझ ली है। डिवाइन आर्ट ऑफ मेडिसिन की मास्टरी अब 0.4% तक पहुंच गई है। मैंग सिवू ये देखकर हैरान रह गया कि उसने सब कुछ सही समझ लिया। फिर उसने सोचा, हुआटुओ इतनी बातें जटिल क्यों बना देता है? 0.4% मास्टरी हासिल करने के बाद उसने औषधि तैयार करना शुरू किया और एक डिकॉक्शन बना लिया जो सिस्टम के अनुसार उसके शरीर के लिए लाभदायक था। उसकी मास्टरी 0.5% बढ़कर 0.9% हो गई। वो डिकॉक्शन को देखकर सोचने लगा, क्या ये सच में पीने योग्य है? अगर ये शरीर के लिए अच्छा है तो क्या ये नुकसानदायक भी हो सकता है? फिर भी उसने पीने का फैसला किया। उसने कटोरा उठाया और एक ही घूंट में सारा डिकॉक्शन पी गया। ये डिवाइन आर्ट ऑफ मेडिसिन से बना है, ये मुझे नहीं मार सकता। अगले ही पल मैंग सिवू जमीन पर गिर पड़ा और सारा डिकॉक्शन फैल गया। अब उसके लिए सबसे बुरी बात थी, उसने इस पर जितना पैसा खर्च किया था, हर्ब्स की कीमत सच में बहुत ज्यादा थी।
तभी अचानक सिस्टम से नोटिफिकेशन आई। माइंग सीवू ने फ़ोन उठाया और देखा कि डिकॉक्शन पीने के बाद उसकी सुपर पावर 0.01% बढ़ गई थी। वो ये देखकर दंग रह गया। सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि ये सब 3 सेकंड से भी कम समय में हुआ था। मैंग सीवू ने यहाँ तक सोचा, क्या मैं बचे हुए डिकॉक्शन को चाट लूँ? कुछ समय बाद ई रैंक डंजन में वैम्पायर बैट्स बैट फैमिली के E+ रैंक्ड मॉन्स्टर्स थे। आज वो यहाँ कई कारणों से आया था। पहला, वो यहाँ वीडियो शूट करने आया था। विषय था, क्या बैट्स रैट्स होती हैं? दूसरा, उसे वैम्पायर बैट का लूट प्राप्त करना था ताकि वो उससे इक्विपमेंट बना सके। और आखिरी कारण, उसे वैम्पायर बैट्स की बीमारियों की स्टडी करना था, क्योंकि वे छोटे समूहों में रहती हैं, कम से कम दर्जनों में और कभी कभी सैकड़ों की संख्या में भी, इसलिए उनमें हर तरह की बीमारियां पनपती हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह थी कि वैम्पायर बैट्स खुद बीमार नहीं होती। अगर बैट्स बीमारियां ले जाती हैं जो संभवतः ब्लड डिसऑर्डर से जुड़ी हैं, तो ये समझना कि वे उनसे रेजिस्टेंट क्यों हैं उसे COAH की ब्लड डिसऑर्डर के इलाज का सुराग दे सकता था। ये आसान नहीं होगा, लेकिन डिवाइन आर्ट ऑफ मेडिसिन के जरिए ये संभव था। अचानक मैंग सीवू ने कुछ महसूस किया, लेकिन वो बैट्स नहीं थीं। वो किसी के कदमों की आवाज़ थी। मैंग सीवू ने छलांग लगाई और एक बड़े पत्थर के पीछे छिप गया, सोचते हुए कि एहतियात बरतना ही सही रहेगा। लेकिन जब उसने आवाज़ के स्रोत को देखा तो वो हैरान रह गया, क्योंकि वे कैंग डोक्योल के सर्वेंट्स थे। वो सोचने लगा, वे यहाँ कैसे पहुँचे? जब तक ये डंजन हंटर मैनेजमेंट ब्यूरो द्वारा उसे सौंपा गया था, अन्य हंटर्स को इसमें प्रवेश की अनुमति नहीं थी। बेशक कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई संयोगवश एक ही डंजन में पहुंच जाए, लेकिन क्या ये सच में इत्तेफाक था कि वो कैंग डोक्योल के सर्वेंट से टकरा गया? वे सभी लगभग C+ हंटर्स लग रहे थे, तो फिर वे E+ रैंक के डंजन में क्यों आए थे? मैंग सीवू ने अनुमान लगाया कि वे खास तौर पर उसी के लिए आए हैं। डंजन एक ऐसी अलग थलग जगह होती है जहां न इंटरनेट होता है और न ही कोई कम्युनिकेशन नेटवर्क। इसका मतलब था कि अगर कोई यहां मारा भी जाए तो किसी को कभी पता नहीं चलेगा। अब मुझे क्या करना चाहिए? सीवू ने खुद से कहा। खैर, ज्यादा सोचने का क्या फायदा, पहले इनसे निपटता हूं, फिर सब पता चल ही जाएगा। किम जीवू ने अपने साथियों से पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि वो कमीना मैंग सीवू डंजन में घुसा है? डू यूना ने जवाब दिया, हाँ, मैंने अपनी आंखों से उसे अंदर जाते देखा था। फिर जो मिंचियोल ने कहा, मैंने भी देखा था, वो खुद अंदर चढ़ गया था। किम जीवू ने चारों ओर देखते हुए कहा, तो फिर मैं उसे देख क्यों नहीं पा रहा? जो मिंचियोल ने कहा, शायद वो पहले ही मर चुका है। किम जीवू ने कहा, वो तो एक पूरी तरह बेकार अवेकेंट था, यहाँ तक कि F+ वालों से भी घटिया। वो अकेले इतने आत्मविश्वास से डंजन में कैसे चला गया? लेकिन फिर बोला, खैर, इससे हमारा काम आसान हो गया है। अपने हाथ फैलाते हुए जो मिंचियोल ने कहा, मुझे बाकी चीज़ों का नहीं पता, पर कम से कम उसके पास दिमाग है। मतलब उसने वैम्पायर बैट्स से निपटने के लिए कोई स्ट्रैटेजी तो जरूर बनाई होगी। किम जीवू ने पूछा, ऐसे बेकार आदमी से और क्या उम्मीद की जा सकती है? डू यूना ने कहा, उसका वीडियो देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि वो सिर्फ अपनी स्ट्रैटेजी पर भरोसा करता है। जो मिंचियोल ने कहा, क्या तुम सच में इस पर यकीन करते हो? कोई भी कह सकता है कि वो मैनिपुलेशन या कंप्यूटर ग्राफिक्स से बनाया गया वीडियो था। जो मिंचियोल ने चारों ओर देखा और कहा, यह जगह भी शायद कोई सेट हो, डंजन नहीं। किम जीवू ने कहा, हाँ, कुछ भी मुमकिन है। अचानक उन्होंने एक तेज आवाज सुनी और फिर कुछ बिजली की गति से उनके पास से गुजरा। माइंग सीवू उनके पीछे आ चुका था। उसने किम जीवू से पूछा, कैंग डोक्योल अभी कहाँ है? किम जीवू डर से कांप गया, क्योंकि उसने सीवू की कोई हरकत महसूस ही नहीं की थी। मैंग सीवू मुस्कुराया और बोला, मुझे तो लगा था तुम लोग जवाब नहीं दोगे। असल में वो यही उम्मीद कर रहा था कि वे कुछ न कहें। किम जीवू ने मौका देखकर छलांग लगाई। जो मिंचियोल ने कहा, ये आया कहाँ से? डू यूना ने कहा, क्या ये हमसे लड़ना चाहता है? किम जीवू ने गुस्से से चिल्लाया, तू जैसे बेकार इंसान क्या कर सकता है? और वो हमला करने के लिए दौड़ पड़ा। लेकिन इससे पहले कि वो पास पहुंच पाता, मैंग सीवू ने हाथ हिलाया और जीवू की तलवार उड़ा दी। फिर उसने एक और वार किया, जिससे किम जीवू हवा में उड़ गया और जमीन पर जा गिरा। किम जीवू दर्द से कराह उठा। उठने की कोशिश करते हुए बोला, आह। सीवू ने खुद से कहा, ठीक है, अब मैं ऐसा ही करूंगा। फिर उसने जीवू के सिर पर जोर से लात मारी जब वो जमीन पर पड़ा था। फिर बोला, अब तुम बाहर हो चुके हो। दो यूना और जो मिंचियोल ने ये देखकर हैरानी से एक दूसरे को देखा। जो मिंचियोल चिल्लाया, ये कमीना क्या कर रहा है? लेकिन अगले ही पल वो खुद गुफा की दीवार से चिपक गया। डू यूना ने समझ लिया कि अब हालात बिगड़ चुके हैं। वो बोली, रुको सीवू, मैं सब बता दूंगी, बस तलवार नीचे रखो। लेकिन मैंग सीवू नहीं रुका। वो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ता गया। डू यूना ने दोबारा कहा, मैं सब बताऊंगी, सच कह रही हूँ। सीवू ने ठंडे स्वर में कहा, मुझे उन लोगों की बातों पर भरोसा नहीं जो अभी तक अपने हाथ पैरों के साथ खड़े हैं। इसके बाद उसने मारना जारी रखा। फिर उसने पूछा, क्या कैंग डोक्योल ने ही तुम्हें भेजा था? डू यूना ने डरते हुए कहा, हाँ। सीवू ने कहा, क्या वो हॉनरी मार्क्स चाहता था? डू यूना ने सूजे चेहरे से कहा,
नहीं, कृपया ऐसा मत करो, मैं सच कह रही हूँ। मैंग सीवू ने पूछा, कॉन्ग डचोल ने ऐसा क्यों किया? वो मुझमें इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहा है? डू यूना ने कहा, मुझे नहीं पता। ये सुनकर सीवू का चेहरा ठंडा पड़ गया। उसने मुट्ठी भींची और डू यूना डर से चिल्लाई, सच में नहीं पता। मैंग सीवू ने कहा, ठीक है, अपने दोस्तों को उठाओ और यहाँ से निकलो। वो बोली, क्या तुमने उन्हें मार नहीं दिया? सीवू ने शांत स्वर में कहा, नहीं, बस बेहोश किया है। फिर बोला, कैंग डोक्योल को मेरा संदेश देना, अगली बार यही हाल उसका होगा। कुछ समय बाद घायल दो यूना जो मिंचेओल और किम जीवू कैंग डोक्योल के सामने खड़े थे। कैंग डोक्योल जो देख रहा था उस पर यकीन नहीं कर पा रहा था। तीनों अधमरे पड़े थे। अचानक मैंग सीवू उनके बीच प्रकट हुआ। दो यूना और जो मिंचेओल के बीच खड़ा होकर बोला, काफी समय हो गया कॉन्ग डचेओल, लगभग 1 महीना, है ना? वो मुस्कुराया और पूछा, कैसे हो? खाना अच्छा खा रहे हो? किम जीवू डरते हुए चिल्लाया, बॉस, ये सब गलतफहमी है। जो मिंचेओल ने जल्दी से कहा, हाँ, मैंग सीवू ने ही हमें ऐसा करने को कहा था, हमने तो बस उसकी बात मानी थी। सीवू मुस्कुराया और जैसे मजाक में उसने डू यूना को गले लगाया और बोला, बहुत अच्छा, बहुत ही शानदार प्लान था तुम लोगों का कैंग डोक्योल को फंसाने का। डू यूना कांपते हुए बोली, नहीं, ऐसा नहीं था, मुझे फंसाया गया था। मैंग सीवू ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, तो मैं तुम्हारी ये आखिरी इच्छा जरूर पूरी कर दूंगा, उसे मार दूंगा। इतना कहकर डू यूना झटके से खुद को छुड़ाकर भाग पड़ी। उसी के पीछे जो मिंचेओल और किम जीवू भी भागे और जाते जाते कैंग डोक्योल से माफी मांगते रहे। मैंग सीवू ने कैंग डोक्योल की ओर देखा और बोला, तो अब तुम पूरी तरह अकेले रह गए हो, है ना? फिर उसने कहा, देखो, इसी वजह से आदमी को अपने लैकीज के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। तुमने उन्हें इतना बुरा ट्रीट किया कि उन्होंने तुम्हारी मौत का ऑर्डर दे दिया। कैंग डोक्योल गुस्से से कांप उठा। उसने कहा, तू जैसे ई रैंक हंटर के पास ये ताकत कैसे हो सकती है? मैंग सीवू मुस्कुराया, मुझे खुद नहीं पता, लेकिन लगता है वक्त सही है बात करने का। फिर उसने आगे बढ़ते हुए कहा, एक सवाल का जवाब दो, तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो? कैंग डोक्योल ठंडे स्वर में बोला, क्या कोई वजह है जो मैं तुम्हें बताऊं? मैंग सीवू ने कहा, बिल्कुल नहीं। इतना कहते ही सीवू उसकी ओर उछला और मुक्का मारा, लेकिन कैंग डोक्योल ने तुरंत तलवार घुमाई और उसकी ब्लेड की हरकत से उसने सीवू का मुक्का रोक लिया। मैंग सीवू बोला, मैं ऐसे इंसान पर भरोसा नहीं करता जिसके हाथ पैर अभी तक सही सलामत हैं। अब दोनों आमने सामने थे। सीवू को एहसास हुआ कि कैंग डोक्योल वाकई अलग है, क्योंकि वो एक बी क्लास हंटर था। कैंग डोक्योल ने जमीन पर पैर पटका और तलवार घुमाई। एक तेज हॉरिजॉन्टल वार सीवू पर किया, लेकिन सीवू झुक गया और वार से बच निकला। कैंग डोक्योल बोला, नॉट बैड। उसने सीवू की तेजी की तारीफ की। सीवू तुरंत पीछे हटा, कुछ दूरी बनाई और बोला, उसकी रिएक्शन स्पीड मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा है। उसने सोचा, कैंग डोक्योल कितना क्रूर आदमी है, सिर्फ उसकी तलवार की एक सही मार किसी का सिर फोड़ सकती है। मैंग सीवू को डर लगने लगा, लेकिन साथ ही उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। वो जानता था कि उसके पास अब भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। वो अभी बी रैंक हंटर की ताकत झेलने लायक नहीं था। कैंग डोक्योल ने फिर जमीन से उछलते हुए वार किया। उसकी तलवार की रफ्तार इतनी तेज थी कि हवा फटने लगी, लेकिन उसी पल सीवू नीचे झुक गया, वार को डॉज किया और पलटवार में कैंग डोक्योल के पेट पर मुक्का जड़ दिया। उस पल उसे अपना अतीत याद आ गया, वो समय जब वो कैंग डोक्योल के लिए एडिटर के रूप में काम करता था। उस वक्त वो डंजन में एक गुलाम की तरह ट्रीट किया जाता था, हर छोटी गलती पर मारा जाता था। उसे सैकड़ों बार कैमरे पर कैंग डोक्योल को मॉन्स्टर्स से लड़ते हुए कैप्चर करना पड़ा था। वो हर वीडियो को बार बार एडिट करता था, हर मूव, हर आदत, हर झुकाव को एनालाइज करता था। और अब वही अनुभव उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गया था। इनसाइट स्किल प्लस 0.5%, SC 9.2%। कैंग डोक्योल ने आखिरी पल में अपनी तलवार आगे रख दी, जिससे वो मुक्के को रोक सका। दोनों बार बार टकराए, मगर कोई भी दूसरे को गिरा नहीं पाया। कैंग डोक्योल ने ऊपर से नीचे तक एक जोरदार वर्टिकल स्ट्राइक किया, लेकिन मैंग सीवू फिर बच निकला, जैसे उसे पहले से पता था कि अगला वार कहाँ होगा। कई बार ऐसे डॉज के बाद कैंग डोक्योल को शक हुआ, क्या ये मेरी सोच पढ़ सकता है? लेकिन अगले ही पल उसने खुद से कहा, नहीं बकवास, मैं एक बी रैंक हंटर हूं और वो बस A+ रैंक वाला। ऐसी स्किल तो S रैंक हंटर्स के पास होती है। उसी पल मैंग सीवू ने मौका देखा और कैंग डोक्योल के चेहरे पर जोरदार मुक्का मारा। कैंग डोक्योल हवा में उछल गया, पर उसने ब्लेड जमीन में गाड़ दी और उसे कसकर पकड़ा ताकि खुद को गिरने से रोक सके। फिर भी वो जोर से पीछे की ओर फिसल गया। उसका शरीर कांपने लगा। वो विश्वास नहीं कर पा रहा था कि ये सच है। वो इस आदमी की ताकत यूट्यूब पर वीडियो में देख चुका था, लेकिन सामने देखकर उसे यकीन नहीं हुआ। कैंग डोक्योल ने गुस्से में अपनी एनर्जी रिलीज की। उसका चेहरा बदल गया और उसने दहाड़ते हुए कहा, आज मैं तुझे मार डालूंगा। उसने अपनी तलवार में एनर्जी भर दी। मैंग सीवू पीछे हटते हुए बोला, रुको, इतना जोर लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन कैंग डोक्योल अब पूरी ताकत से उतर चुका था। इसका मतलब था अब सीवू के पास भी पूरा दम लगाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था।
उसने महसूस किया कि उसकी मांसपेशियां फिर से फटने लगी हैं। पूरी ताकत से लड़ते हुए वो ज्यादा देर टिक नहीं पाएगा। मैंग सीवू ने खुद से कहा, अब जो होगा देखा जाएगा। वो जमीन पर पैर पटका और बिजली की तरह कैंग डोक्योल की ओर उड़ चला। कैंग डोक्योल ने बस एक झलक देखी कि मैंग सीवू की आकृति उसके सामने एक पल में आ पहुंची। उसी क्षण दोनों के मुख के आपस में टकराए और उस टक्कर से जमीन हिल गई। लड़ाई की जगह पर एक भयानक एक्सप्लोजन हुआ। थोड़े समय बाद जब कंस्ट्रक्शन साइट पूरी तरह नष्ट हो चुकी थी, इंस्पेक्शन ब्यूरो वहां पहुंचा। कमांडर ने अपने सबॉर्डिनेट्स को आदेश दिया कि पूरे क्षेत्र को कॉर्डन कर दो और ये भी चेक करो कि अंदर कोई है या नहीं। इसके बाद उनकी टीम के कुछ सदस्य आगे बढ़े। उनमें से एक ने जोर से चिल्लाकर कहा कि वे इंस्पेक्शन ब्यूरो से हैं और दूसरे ने पूछा कि क्या अंदर कोई मौजूद है। जब धूल थोड़ा कम हुई, सबकी नजर एक आदमी पर पड़ी जिसके हाथ में तलवार थी। कमांडर ने पूछा कि क्या उसका नाम सीवू है। हारे पड़े कैंग डोक्योल के ऊपर बैठे हुए ही सीवू ने जवाब दिया कि हाँ वही है। कमांडर ने अपना आईडी कार्ड निकाला और बोली, मैं ली मिनजंग इंस्पेक्शन ब्यूरो की गार्डर टीम 4 की टीम लीडर हूँ। फिर उसने सीवू से कहा कि वो उनके साथ ब्यूरो चले। ब्यूरो पहुंचने पर ली मिनजंग ने पूछा कि क्या उसने ठीक सुना है कि एक हंटर जिसका नाम कैंग डोक्योल है, उसने उसे मारने की कोशिश की। सीवू ने जवाब दिया कि बिल्कुल ऐसा ही हुआ था और वो वीडियो सबूत भी दे चुका है। ली मिनजंग ने कहा कि उसने वीडियो अप्रूव कर दिया है और भले ही ये कोई मामूली बात नहीं थी जिसे नजरअंदाज किया जा सके, लेकिन हंटर सीवू अभी भी अवेकन विदाउट फीचर्स के रूप में लिस्टेड है। उसने समझाया कि गार्डर्स दरअसल पुलिस जैसे होते हैं जो हंटर्स की सुरक्षा करते हैं, लेकिन दूसरी ओर वे क्रिमिनल हंटर्स को भी हंट करते हैं जो लोगों के हत्यारे होते हैं। सीवू ने पहले सुना था कि स्क्वाड लीडर्स कम से कम A क्लास हंटर्स में से चुने जाते हैं और उसके सामने बैठी ये औरत वाकई किसी प्रोफेशनल किलर जैसी ऑरा रखती थी। सीवू ने पूछा कि क्या ट्रेट रैंक का संबंध हंटर रैंक से होता है। ली मिनजंग ने कहा कि वो वैसे भी जानती है कि हंटर सीवू भी E रैंक का है। सीवू ने इसकी पुष्टि की और इससे पहले कि ली मिनजंग कुछ और कह पाती, सीवू ने उल्टा पूछ लिया, क्या कोई कारण है कि मुझे इस सवाल का जवाब देना चाहिए? विक्टिम तो मैं हूं। ली मिनजंग ने माफी मांगी और कहा कि उसकी जॉब की वजह से उसे हर किसी पर शक करने की आदत है। फिर उसने कहा कि अराचनेट डंजन और अबैंडन कंस्ट्रक्शन साइट से मिले वीडियो के आधार पर वे इस मामले को पूरी तरह से निपटा देंगे। उसने कहा कैंग डोक्योल अब कभी दिन की रोशनी नहीं देख पाएगा। फिर उसने कहा कि अब वे इन्वेस्टिगेशन समाप्त कर सकते हैं और उसने सीवू को कोऑपरेशन के लिए धन्यवाद दिया। सीवू दरवाजा खोलकर बोला, ठीक है, अब सब आपके हाथ में है। जैसे ही सीवू इंस्पेक्शन ब्यूरो से बाहर निकला, उसी कमरे का दरवाजा फिर खुला। गार्डर ने चौंकते हुए कहा, टीम लीडर, हंटर सीवू तो अभी अभी गया है, मुझे लगा आप जा चुकी होंगी। ली मिनजुंग ने कहा कि ये बात अजीब है। जुनसुआ ने माफी मांगते हुए कहा कि वो कमांडर की बात समझ नहीं पाई। ली मिनजुंग ने पूछा, सुआ, तुम्हारा रैंक क्या है? जुनसुआ इस सवाल से हैरान हुई और बोली, मैं हाल ही में B रैंक पर प्रमोट हुई हूँ। अचानक कमरे का माहौल भारी हो गया। ली मिनजुंग हल्का सा मुस्कुराई और दबाव सहन न कर पाने की वजह से जुनसुआ जमीन पर गिर पड़ी। घबराकर उसने टीम लीडर की तरफ देखा। ली मिनजुंग बोली, जैसा उम्मीद थी, तुम इसे सह नहीं पाई। जुनसुआ ने कहा, क्या यह साफ नहीं था? आप कोई साधारण गार्ड नहीं हैं। यहाँ तक कि रूमर्स हैं कि आपका ह्यूमन बुचर टाइटल आपको S रैंक तक ले जाएगा। ली मिनजुंग ने उलझन में कहा, अजीब बात है, हंटर सीवू ने इस प्रेशर को बिल्कुल महसूस नहीं किया। जुनसुआ हैरान होकर बोली, क्या? लेकिन वो तो E रैंक हंटर है। ली मिनजुंग ने कहा, हाँ, इसलिए ये और भी अजीब है। जुनसुआ ने पूछा, तो फिर आपने उसे जाने क्यों दिया? रैंक छिपाने वाले हंटर्स। लेकिन ली मिनजुंग ने बीच में ही कहा, क्योंकि वो अजीब नहीं है, उसमें इंसानी सेंट है। जुनसुआ अकेली रह गई और बड़बड़ाई, ये कैसा बकवास है? उधर सीवू घर की ओर जा रहा था। वो खुश था कि सब ठीक हो गया, लेकिन साथ ही सोच रहा था कि ऐसा कब दोबारा हो जाए उसका अंदाजा भी नहीं। अगर उसका यूट्यूब चैनल ज्यादा पॉपुलर हो गया तो वो किसी क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट भी बन सकता था। उसके करंट लेवल पर कैंग डोक्योल से निपटना भी मुश्किल था। अगर उसे कैंग डोक्योल के बिहेवियर पैटर्न्स, हैबिट्स और उसकी S जोड़ इनसाइट का सिनर्जी न मिला होता तो वो बहुत पहले मर चुका होता। उसने सोचा, मेरे ट्रेट्स में सबसे जरूरी है SS सुपर पावर, लेकिन ये बढ़ क्यों नहीं रही? कुछ समय पहले सिस्टम ने उसे बधाई दी थी हर्क्यूलिस के साथ एक इंडिविजुअल ट्रेनिंग सेशन जीतने के लिए, एक फ्री सेशन 1 सब्सक्राइबर पूरा होने की खुशी में। सीवू को ये बिल्कुल इनसेन लगा था। हर्क्यूलिस के चैनल को देखते हुए सीवू हैरान था कि उसके वहां सिर्फ एक ही सब्सक्राइबर है और वही प्राइस था। हर्क्यूलिस खुद शॉक्ड था। अपने अकेले सब्सक्राइबर को देखते ही वो बोला, ये इंसान कैसे मेरे चैनल पर आ गया? सीवू ने पूछा, तो क्या इसका मतलब ये ट्रेनिंग नहीं होगी? हर्क्यूलिस ने कहा, ऐसा नहीं है, बस मैं तुम्हारे वर्ल्ड में नहीं आ सकता, इसलिए फेस टू फेस ट्रेनिंग नहीं हो पाएगी। सीवू ने सोचा, तो फिर मैं गॉड ट्यूब से जुड़ा कैसे? वो ब्लॉन्ड आदमी जिसने उसे स्मार्टफोन दिया था और वो व्हाइट हेयर्ड आदमी जिससे वो लड़ा था। हर्क्यूलिस ने भारी आवाज में कहा,
भले ही मैं खुद तुम्हारी पोस्चर ठीक ना कर सकूं, लेकिन तुम्हें सिखा सकता हूं। मैं अपना एकमात्र सब्सक्राइबर नहीं खोना चाहता, तो ट्रेनिंग अभी शुरू करते हैं। उसने कहा, पहला टास्क मिनोटॉर के हॉर्न्स को एक ही झटके में उखाड़ फेंको। कैमरा के जरिए हरक्यूल्स सीवू के शरीर को देख सकता था और उसने कहा कि उसका बॉडी बैलेंस और बैक मसल्स अभी अच्छे लग रहे हैं। सीवू ने पूछा, बैक मसल्स मतलब पीठ वाले? हरक्यूलिस ने गहरी सांस लेकर कहा, बैक मसल्स यानी पूरा पिछला ढांचा, ट्रेपीजियस, ट्राइसेप्स, ब्राकियोरेडियालिस, ये सब आर्मर हैं। सीवू इतने मसल्स सुनकर हैरान था। परफेक्ट बैक मसल्स के कॉन्सेप्ट को समझकर उसकी सुपर स्ट्रेंथ स्किल थोड़ा बढ़कर 1.02% हो गई। हरक्यूलिस ने कहा कि बैक मसल्स बहुत तरह की होती हैं और चूंकि ये पीठ पर हैं, इंसान इन्हें देख नहीं सकता और अक्सर भूल जाता है कि ये कितनी महत्वपूर्ण हैं। उसने पैर उठाया और कहा, ये मसल्स बहुत बहुत महत्वपूर्ण हैं। फिर उसने जमीन पर जोर से किक किया और बोला, बोल्ड मूवमेंट्स करते समय ये पूरे शरीर का बैलेंस संभालती हैं। सीवू स्टन्ड था। ये क्या था? हरक्यूलिस बोला, तुम्हें समझ नहीं आया? ये डिवाइन मार्शल आर्ट्स है जो मैंने खुद बनाया है। सीवू बिल्कुल कंफ्यूज था। हरक्यूलिस बोला, सभी कॉम्बैट टेक्निक्स को मिलाकर एक सिस्टम बनाया है। इसी ब्लो से मैंने हाइड्रा का सिर उड़ाया था। वो समझाता गया कि इन टेक्निक्स में बैक मसल्स और लोअर बॉडी पिलर्स बहुत महत्वपूर्ण हैं। उसने पूछा, अगर किसी बिल्डिंग के पिलर्स गिर जाएं तो क्या होगा? सीवू बोला, बिल्डिंग गिर जाएगी। हरक्यूलिस चिल्लाया, बस बॉडी के साथ भी यही होगा। सिस्टम ने नोटिफाई किया कि सीवू ने फिजिकल साइंस ऑफ सुपर स्ट्रेंथ सीख ली, जिससे उसकी सुपर स्ट्रेंथ में 1% वृद्धि हुई। इसके बाद हरक्यूल्स ने कहा कि वो उसे एक्सरसाइजेस सिखाएगा और उसे बस मूवमेंट्स को फॉलो करना है। कुछ देर बाद हरक्यूलिस ने कहा, ब्रीदिंग का बेसिक जमीन से उठते समय एक्सहेल। सीवू ने सोचा, ये तो सरप्राइजिंगली नॉर्मल है। फिर हरक्यूलिस चिल्लाया, मुझे ब्रीदिंग की परवाह नहीं, बस सांस बाहर निकालो। थककर चूर सीवू ने पूछा, लेकिन क्यों? हरक्यूलिस बोला, पहले अपने आप को देख, इतना छोटा कीड़ा सवाल नहीं पूछता, बस कर। ट्रेनिंग के दौरान सीवू को कई नोटिफिकेशंस मिले कि उसने सुपर पावर एक्सरसाइज की है, जिससे उसकी सुपर पावर स्किल बढ़कर 1.47% हो गई। इसके बाद सीवू ने अपनी एडिटर पार्क डियोगू को मैसेज भेजा कि ये वीडियो आज यूट्यूब पर अपलोड होगा और आज का कॉन्सेप्ट है स्पीड रन। एडिटिंग वो खुद संभाल लेगी। पार्क डियोगू ने कहा कि उसका बॉस अच्छा है, बस थोड़ा अलग है। हंसते हुए उसने सोचा कि वो इस बार कौन सी स्ट्रैटेजी लाया है। उसने वीडियो खोला जहां सीवू डंजन के सामने बैट कॉस्ट्यूम में खड़ा था। सीवू बोला, अलोहा कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड के सभी सब्सक्राइबर्स, और उसने उन्हें फिर से ग्रीट किया। उसने एक्सप्लेन किया कि ये वही इंसान है जिसने दुनिया की हर चीज को कॉन्कर किया है, वर्ल्ड कॉन्करिंग मैन। फिर वो व्यूअर्स को अपने पीछे दिख रही केव की तरफ ध्यान दिलाता है। जो केव तुम मेरे पीछे देख रहे हो, वहीं वैम्पायर बैट्स रहती हैं। इसके बाद वो खुद ही अगले सवाल का जवाब देता है, और तुम पूछते हो कि मैं यहाँ क्यों हूँ? मैं यहाँ वर्ल्ड कॉन्करिंग मैन चैनल के लिए नया कंटेंट दिखाने आया हूँ, और ये नया कंटेंट कुछ और नहीं बल्कि एक स्पीड रन रेड है। पार्क डियोगू ने एडिटिंग के लिए इसी जगह को चुनने का फैसला किया जिसमें साउंड और इफेक्ट्स भी जोड़ना था, लेकिन वो ये सोचने से खुद को रोक नहीं पाई कि उसे वैम्पायर बैट्स की फिल्मिंग क्यों करनी पड़ी। आखिरकार वैम्पायर बैट्स बहुत ज़्यादा होती हैं और ख़राब विजिबिलिटी वाले कठोर माहौल में रहती हैं, जिससे स्पीड रन फिल्मिंग कठिन हो जाती है। लेकिन फिर भी इसी तरह वो एक बार फिर सबका ध्यान अपनी तरफ खींच पाएगा। सीवू ने फ़ोन उठाया और कहा कि जांच करने के बाद उसे पता चला कि 58 सेकंड्स का क्लियरिंग रिकॉर्ड एस रैंक हंटर यू हनोई ने फायर्स चैनल पर बनाया था, और आज वो उसी रिकॉर्ड को तोड़ने की कोशिश करेगा। कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड द्वारा वैम्पायर बैट्स पर किया गया ये एक स्पीड रन रेड था। वो अभी तुरंत इसे शुरू करेगा। पार्क डियोगू ने इस हिस्से के लिए टाइमर एडिट करने का फैसला किया। अचानक कुछ उसकी नज़र में आया। बॉस जिस पोज में खड़ा था उसे देखकर पार्क डियोगू को लगा कि क्या उसने जिम्नास्टिक्स शुरू कर दी है। सीवू ने जोर से बैंक्वेट चैलेंज चिल्लाया और तुरंत अपनी टांग नीचे पटकी। जैसे ही उसका पैर जमीन पर लगा, सीवू ने जोरदार धमाका किया और एक बड़ा धूल का बादल उठा दिया। पार्क डियोगू ने जो देखा उससे वो बिल्कुल स्तब्ध रह गई और अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाई। इसके बाद पार्क डियोगू ने सोचा कि क्या डंजन को गिराना भी संभव है। सीवू ने खुद के सिर पर थप्पड़ मारा, याद दिलाते हुए कि उसे इंग्रेडिएंट्स इकट्ठा करने थे। वैसे भी रेड पहले ही खत्म हो चुकी थी। पार्क डियोगू डरते हुए सोच रही थी कि उसने अभी क्या देख लिया, लेकिन फिर भी वो जानती थी कि वो एक अच्छा इंसान है। फोन चेक करने के बाद सीवू उन शानदार स्टैटिस्टिक्स को देखकर खुश हो गया। उसके चैनल पर 1.4 मिलियन व्यूज और 6810 सब्सक्राइबर्स हो चुके थे, और ये नंबर्स लगातार बढ़ रहे थे। दिलचस्प बात ये थी कि फायरविच चैनल की युआना, जिसके 41 मिलियन सब्सक्राइबर्स थे, उसने भी वीडियो के नीचे कमेंट किया था। कमेंट देखकर जहां घबराई हुई युआना माफी मांग रही थी, सीवू हंस पड़ा। वो साफ देख सकता था कि अपनी फर्स्ट प्लेस छिनने की खबर सुनते ही वो घबराकर तुरंत कमेंट करने दौड़ आई थी। ये बात कि फायरविच ने खुद कमेंट किया था अपने आप में बहुत बड़ा असर रखती है,
और अगर वे कभी कोलैबोरेट करते तो मिलियन व्यूअर्स गारंटीड थे। सीवू ने खुद को संभाला क्योंकि उसे शांत रहना था। ऐसे समय पर उसे और भी ज्यादा प्रोवोकेटिव वीडियोस बनानी होंगी। सीवू ने अपने स्टैट्स चेक किए और उसका करंट सुपर पावर लेवल 2.01% था। हर्क्यूलिस से इंडिविजुअल ट्रेनिंग पाने के बाद वो स्किल, जो कभी बढ़ी ही नहीं थी, अब 2% से भी ऊपर जा चुकी थी। सिर्फ 2% पर ही वो वैम्पायर बैट्स वाले डंजन को नष्ट करने में सक्षम हो गया था। और अगर उसकी स्किल और बढ़ती, डिवाइन मार्शल आर्ट सीखने के लिए वो बाद में हर्क्यूल्स से पूछने में हिचकिचाता नहीं। हर्क्यूलिस ने सीवू को सख्ती से मना कर दिया। सीवू ने कहा कि वो उसे इंडिविजुअल ट्रेनिंग के समय ही सिखा सकता है, लेकिन हर्क्यूल्स ने फिर मना कर दिया। सीवू ने उसे याद दिलाया कि उसने जीत हासिल की थी, लेकिन हर्क्यूल्स ने कहा कि ये दोनों बिल्कुल अलग बातें हैं। सीवू ने पूछा कि इसमें अलग क्या है, और हर्क्यूल्स ने समझाया कि इंडिविजुअल ट्रेनिंग एक अलग चीज है और डिवाइन मार्शल आर्ट्स बिल्कुल अलग। उनके नाम तक अलग थे, और ऊपर से सीवू जैसे कमजोर इंसान के लिए मसल्स बनाना ही सबसे बड़ी समस्या थी, क्योंकि डिवाइन मार्शल आर्ट्स वो तरीका था जिसे हर्क्यूल्स ने अपनी शक्ति के अनुसार बनाया था। सीवू यदि अपनी सुपर पावर का उपयोग न करे तो डिवाइन मार्शल आर्ट्स का प्रयोग करना उसके लिए असंभव होगा। सीवू ने कहा कि वो सुपर पावर्स का उपयोग कर रहा है, जिससे हर्क्यूल्स हैरान रह गया। हर्क्यूलिस की प्रोजेक्शन अचानक बड़ी हो गई और उसने सीवू से पूछा कि क्या वो सच में अपनी पावर का उपयोग कर रहा है। सीवू ने जवाब दिया कि हाँ, और हर्क्यूलिस तो उससे पर्सनल ट्रेनिंग भी दे रहा है। हर्क्यूलिस ने समझाया कि पर्सनल ट्रेनिंग का मतलब सिर्फ इंडिविजुअल लेसन्स होता है, न कि सुपर पावर्स सिखाना। सीवू ये सुनकर चकित रह गया और उसे याद दिलाया कि उसने सचमुच उसकी सुपर पावर्स को स्टडी किया है। हर्क्यूलिस ने उत्तर दिया कि ये बिल्कुल असंभव है। सीवू ने सोचा कि क्या गॉडट्यूब पर गॉड्स की ट्रेट्स को स्टडी करना सामान्य बात है, या फिर उसने जो सीखा वो असल में हर्क्यूलिस की सुपर पावर थी ही नहीं। सीवू ने हर्क्यूल्स से 1 सेकंड रुकने को कहा। फिर उसने अपनी सुपर पावर का उपयोग करते हुए हर्क्यूल्स की एक प्रोजेक्शन बना दी। जो उसने देखा उससे हर्क्यूल्स दंग रह गया और उसने सीवू को कंधों से पकड़कर पूछा कि उसने ये कैसे किया। हर्क्यूल्स ने पूछा कि क्या इसका मतलब ये है कि उसने उसकी सुपर पावर्स सिर्फ उसके चैनल को सब्सक्राइब करके सीख ली हैं, और क्या गॉडट्यूब के बाकी गॉड्स के चैनल पर भी यही लागू होता है। सीवू ने स्वीकार किया कि हाँ, ऐसा ही है। उसने हर्क्यूलिस से पूछा कि क्या ये हास्यास्पद नहीं है। हर्क्यूलिस चिल्लाया कि ये बिल्कुल हास्यास्पद है। आखिरकार वो असली गॉड्स की शक्तियां सिर्फ उनके चैनल सब्सक्राइब करके पा रहा था। ये पूरी तरह पागलपन है। सीवू ने नोट किया कि ये उसके लिए तो काम कर रहा था। हर्क्यूल्स ने सीवू को चुप रहने को कहा और इशारा किया कि एक बात बेहद अजीब है। वो बात ये थी कि सीवू गॉड ट्यूब से जुड़ा कैसे। आखिरकार वो तो बिना डिविनिटी वाला एक साधारण इंसान था। ये ज्यादा इस बात जैसा था कि उसने इस अवसर को गलती से खोज लिया। सीवू की कहानी सुनने के बाद हर्क्यूल्स ने उन 2 लोगों के बारे में सोचा जिनसे वो मिला था। सोचने पर उसे लगा कि वे वास्तव में गॉड ट्यूब से ही थे। सीवू ने पूछा कि क्या गॉड ट्यूब वाले उनकी दुनिया में आ सकते हैं। आखिरकार हर्क्यूल्स ने पहले कहा था कि वो यहाँ नहीं आ सकता। हर्क्यूल्स ने कहा कि उनकी डायमेंशंस एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं कर सकती, और ऊपर से उसके गॉडट्यूब अकाउंट के बारे में। हर्क्यूल्स ने पूछा कि क्या उसे याद है कि सीवू का अकाउंट एक मैनेजर अकाउंट था। तो उस स्थिति में उन 2 लोगों में से एक निश्चित रूप से मैनेजर था। सीवू ने पूछा कि क्या हर्क्यूलिस जानता है कि गॉडट्यूब के मैनेजर्स कौन होते हैं। हर्क्यूल्स ने स्वीकार किया कि वो उनमें से कुछ को ही जानता है, लेकिन इसके बावजूद सिर्फ मैनेजर अकाउंट होने से किसी को गॉड्स की पावर्स नहीं मिलनी चाहिए। सीवू ने पूछा कि क्या ये सच में ऐसा ही है। हर्क्यूल्स ने कहा कि अगर ऐसा होता तो मैनेजर्स को यूनिवर्स का गॉड बनने में कोई दिक्कत नहीं होती। फिर भी उसे पूरा विश्वास था कि सीवू ने किसी तरह सुपर पावर्स हासिल कर ली हैं। सीवू ने झेंपते हुए मुस्कुराया और हर्क्यूल्स से उसे डिसाइपल बनाने को कहा, लेकिन हर्क्यूल्स ने फिर मना कर दिया। सीवू ने पूछा कि वो बार बार क्यों मना कर रहा है, और हर्क्यूल्स ने कहा कि ये बहुत झंझट वाला काम है। सीवू ने याद दिलाया कि वो सुपर पावर्स में महारत हासिल कर चुका है, लेकिन हर्क्यूल्स ने जवाब दिया कि ये एक अलग बात है। ऊपर से इंडिविजुअल ट्रेनिंग देना ही बहुत बड़ा झंझट था, और उसमें डिवाइन मार्शल आर्ट्स जोड़ना असंभव था। इसी वजह से सीवू ने हर्क्यूलिस से एक सवाल पूछा। सवाल ये था कि गॉडट्यूब पर सब्सक्राइबर्स असल में क्या होते हैं। हर्क्यूलिस इस सवाल से कंफ्यूज्ड हो गया और थोड़ी देर बाद बोला कि शू इसे डिविनिटी के एक एलिमेंट के तौर पर समझ सकता है। सीवू ने सोचा कि क्या इसका मतलब ये है कि जितने ज्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे उतना ही डिवाइन स्टेटस ऊंचा होगा। वो पूरी तरह समझ नहीं पाया, लेकिन उसे लगा कि ज्यादा सब्सक्राइबर्स होना ही बेहतर है। सीवू ने सोचा कि शायद इसी वजह से हर्क्यूल्स उसे बार बार इंडिविजुअल ट्रेनिंग देता रहा, चाहे कितना भी परेशान क्यों ना हो। दूसरे शब्दों में, सब्सक्राइबर्स ही हर्क्यूल्स की एकमात्र दिलचस्पी थे, मसल्स के अलावा। इसी बात को सोचते हुए सीवू ने पूछा कि अगर वो हर्क्यूलिस को 100 सब्सक्राइबर्स दिला दे तो क्या हर्क्यूलिस उसे डिवाइन मार्शल आर्ट सिखाएगा।
हर्क्यूल्स ने पूछा कि सीवू ये कैसे करेगा जबकि वो उसके पास आ भी नहीं सकता। हर्क्यूल्स के छोटे से प्रोजेक्शन के पास झुकते हुए सीवू ने पूछा कि वो उस पर भरोसा क्यों नहीं करता और उसे थम्स अप कर दिया। कुछ समय बाद हर्क्यूलिस के चैनल पर 34,241 व्यूज और 127 सब्सक्राइबर्स हो चुके थे। हर्क्यूल्स फिर सीवू के सामने प्रकट हुआ और झुककर उसे मास्टर कहा। फिर उसने कहा कि आज से हर्क्यूल्स उसका लॉयल सर्वेंट होगा। सीवू ने वादा किया कि भविष्य में वो उसे वीडियो कंटेंट के लिए दिलचस्प आइडियाज बताएगा, जिससे हर्क्यूलिस का उत्साह और बढ़ गया। सीवू ने उसे याद दिलाया कि बदले में उसे डिवाइन मार्शल आर्ट्स सिखाने ही होंगे। घुटनों पर बैठकर हर्क्यूल्स ने पूछा कि क्या वो इस बात को ठुकराने की हिम्मत करेगा। सीवू ने पूछा कि सब्सक्राइबर्स की संख्या वास्तव में क्या मायने रखती है। हर्क्यूलिस ने बताया कि इसे ट्रस्ट का एक रूप कहा जा सकता है। उनका डिवाइन स्टेटस दूसरों के ट्रस्ट पर आधारित होता है, तो जितने ज्यादा लोग उन्हें जानते हैं वे उतने ही शक्तिशाली बनते हैं, और बाकी सब समझाने वाली बातें। हर्क्यूलिस की इतनी बातों में से सीवू को बस यही समझ आया कि ये सब बहुत जटिल है। डिवाइन स्टेटस सब्सक्राइबर्स की संख्या बढ़ने पर बढ़ता है, लेकिन फिर भी सीवू को नहीं लगा कि वो इसे पूरी तरह समझ पाया है। सीवू ने कहा कि किसी भी हालत में हर्क्यूल्स उसे डिवाइन मार्शल आर्ट सिखाएगा, और दोनों ने एक दूसरे की मुट्ठी टकराई। हर्क्यूल्स ने मास्टर से वादा किया कि वो तुरंत उसे सिखाना शुरू करेगा। सीवू ने कहा कि इससे पहले हर्क्यूल्स फिर से शांत होकर बात करे। जैसा पहले, हर्क्यूल्स ने हंसते हुए ऐसा करने के लिए हामी भर दी, और डिवाइन मार्शल आर्ट सीखने के लिए शू को जो सबसे पहली चीज करनी थी, सही मायनों में उसे जिन मसल्स को सबसे पहले ट्रेन करना था, वे दरअसल ब्रेन के मसल्स थे। किसी भी हालत में इसे समझाने से बेहतर था कि हर्क्यूल्स इसे करके दिखाए। अचानक सीवू के सिर में ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे फाड़ दिया हो। ये सिर्फ हर्क्यूल्स के हवा में स्ट्राइक करने का इफेक्ट था। सीवू समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर ये क्या हो रहा है, और हर्क्यूलिस की मूवमेंट्स का क्या। चाहे जितनी कोशिश कर ले, वो किसी भी फ्रेम में उसे देख ही नहीं पाया। ये दबाव जैसा अजीब एहसास आखिर था क्या। सिस्टम ने सीवू को नोटिफाई किया कि उसने हर्क्यूलिस की डिवाइन मार्शल आर्ट्स में मास्टरी पाली है। उसका सुपर पावर स्किल अचानक बहुत बढ़ गया, सीधे 1.1% बढ़कर 3.61% तक पहुंच गया। सीवू हैरान था, क्योंकि वही स्किल अभी थोड़ी देर पहले मुश्किल से 0.1% बढ़ा था, और अब सीधे 1.1% बढ़ गया था, और इससे भी ऊपर ये स्किल अब एसएसएस रैंक पर था। हर्क्यूलिस ने कहा कि सीवू अब समझ चुका होगा कि वो इसे संभाल नहीं सकता, और उसने सावधानी से बताया कि शायद उसे बता देना चाहिए कि सीवू का सोल लेवल अभी भी काफी कम है। अगर वो डिवाइन मार्शल आर्ट्स को इसी हालत में इस्तेमाल करेगा तो उसका माइंड ओवरलोड होकर सबसे पहले फट जाएगा, इसलिए सबसे पहले उसे अपने ब्रेन मसल्स को डेवलप करना होगा। हर्क्यूलिस की बातों को ध्यान से सोचने पर इसका मतलब था ब्रेन मसल्स इक्वल सोल लेवल, और सहज भाषा में कहें तो ये मेंटल स्ट्रेंथ था। मतलब डिवाइन मार्शल आर्ट्स को ठीक से सीखने के लिए उसे बहुत मजबूत साइकी की जरूरत होगी। सीवू ने पूछा कि हर्क्यूलिस उसे ये बात शुरू में क्यों नहीं बता सकता था। हर्क्यूलिस ने थोड़ी शर्म से कहा कि वो ज्यादा बोलता नहीं है। सीवू ने उसकी बात बीच में काट दी और पूछा कि क्या अब भी वो ये सब सीख सकता है। हर्क्यूलिस ने स्वीकार किया कि आमतौर पर यह असंभव होता, लेकिन सीवू जैसी स्थिति में शायद ये संभव हो सकता है। सीवू ने पूछा, इसका क्या मतलब। हर्क्यूलिस ने उसे याद दिलाया कि वो गॉड्स की पावर प्राप्त कर सकता है। उसी पल सीवू समझ गया कि हर्क्यूल्स किस बारे में बात कर रहा था। अगर वो ऐसे गॉड की पावर ले ले जो मेंटल स्ट्रेंथ में स्पेशलाइज करता है और हर्क्यूलिस की ऊबर स्ट्रेंथ को सपोर्ट कर सके, जीसस, बुद्धा या कॉन्क्यू, कन्फ्यूशियस। हर्क्यूलिस ने सुझाव दिया कि वह मास्टर कॉन्फो के चैनल को ट्राई कर सकता है। सीवू ने पूछा, क्या तुम कन्फ्यूशियस की बात कर रहे हो। हर्क्यूलिस ने कहा, हाँ वही। इसका मतलब था कि सीवू को उस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और उस पागल आदमी को हर महीने सब्सक्रिप्शन फी देनी होगी। अपने बैलेंस को देखकर सीवू लंबी सांस लेता है। उसके पास केवल 153 मिलियन बचे थे। हुआ टूओ के चैनल की सब्सक्रिप्शन ही 100 मिलियन थी, और कन्फ्यूशियस तो 1 बिलियन पर मंथ मांगता था। यार, ये रेट बहुत ही बेकार और नॉन प्रॉफिटेबल थे। शुड ही रियली डू इट? क्या ये सही डिसीजन है? सीवू का मूड पहले से ही खराब था। तभी किम सोयन फौज में दाखिल हुई और हाथ उठाकर बोली कि वो वापस आ गई है। इसके बाद सोयन ने वो अटेंडेंस लिस्ट सीवू को दे दी जिसकी उसे जरूरत थी। सीवू ने पूछा, कितने? उसने पहले कहा था कि यह 1 मिलियन पड़ेगा। किम सोन ने जवाब दिया, 113 मिलियन। 113 मिलियन और जाने के बाद सीवू ने आंखों में आंसू भरकर उसका धन्यवाद किया। किम सोयुन ने भी उसे धन्यवाद कहा कि वो उसके प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करता है। अब सीवू के अकाउंट में केवल 40,450,001 बचे थे। किम सोन ने पूछा कि वो ओगर टेंडेंस का क्या करेगा। सीवू ने कहा कि इस बार वो इक्विपमेंट बनाएगा। ओगर एक A+ रैंक मॉन्स्टर था, मतलब वो अभी अकेले उसे हंट नहीं कर सकता था, लेकिन डिवाइन मार्शल आर्ट्स सीखने के लिए उसे 1 बिलियन चाहिए था, तो उसे बेहतर मटेरियल्स लेकर अच्छा इक्विपमेंट बनाना और बेचना होगा। इससे वो फ्यूचर में अपने लिए भी इक्विपमेंट बनाने की प्रैक्टिस कर सकेगा। सीवू फिर रो पड़ा।
आखिर वो कब अपने लिए इक्विपमेंट बना पाएगा? मनी उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन था। फिर भी सिवू ने काम शुरू करने का फैसला किया। फौज लौटकर सोयुन ने तेज गर्मी महसूस की और हैमर की आवाज सुनी। जब वो किम सोयुन के पास पहुंची तो शॉक के कारण कुछ बोल नहीं पाई। सोन ने जब सिवू को देखा तो दंग रह गई और उसका मुंह खुला रह गया। सिवू ने आखिरकार इक्विपमेंट बना लिया था और चमकते हुए उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। सिस्टम ने सिवू को नोटिफाई किया कि उसने एक डिस्पोजेबल प्रोडक्ट बनाया है, जिसकी वजह से उसका मेटलर्जी स्किल जोड़ 5% बढ़कर 10.43% पर पहुंच गया। हालांकि उसने अपनी पूरी जान लगा दी थी, लेकिन उसने केवल एक डिस्पोजेबल आइटम ही बनाया था, जिससे वो खुश नहीं था। सिवू के काम पूरा करते ही सोइन और सीओ दोनों उसके पास दौड़कर आए और शॉक में पूछा कि उसने ये कैसे कर दिया। सिवू ने मिस सोइन से पूछा, ये कितना बिकेगा? सोन परेशान हो गई। उसने पूछा, क्या तुम सच में इसे बेचना चाहते हो? इतने हाई क्वालिटी इक्विपमेंट की कीमत कितनी हो सकती है? सोयुन ने माना कि ये उसकी क्षमता से बाहर है और उनके किसी भी ग्राहक के लिए भी इसे खरीदना संभव नहीं है। सिवू उदास हो गया। अगर वो इसे बेच ही नहीं सकता तो फिर ग्लव्स बनाने का क्या फायदा? कन्फ्यूशियस की सब्सक्रिप्शन, हुआटुओ की सब्सक्रिप्शन और सोयुन की मेडिसिन, सबके लिए पैसे चाहिए थे। सिवू ने किम सोयुन से कहा कि वो चिंता ना करे और ग्लव्स बेच दे, क्योंकि वे डिस्पोजेबल आइटम्स हैं। सोयुन हैरान थी कि इतने प्रीमियम ग्लव्स को वो डिस्पोजेबल कह रहा था। फिर भी क्योंकि सिवू ने उसे सौंपा था, उसने वादा किया कि वो पूरी कोशिश करेगी। सोयुन ने सिवू से कहा कि वो सब कुछ उस पर छोड़ दे। फिर उसने मिस्टर सीओ से परमिशन मांगी ताकि वो उनका नाम इस्तेमाल कर सके। उसने बताया कि ग्लव्स को ऑक्शन में डालने का प्लान है। कुछ समय बाद ऑक्शन हॉल में ऑक्शनियर ने अगले लॉट की घोषणा की, और वो लॉट ऐसा इक्विपमेंट था जिसकी मास्टर सीओ पागवांग भी तारीफ कर रहे थे। ये सुनकर मेहमान आपस में फुसफुसाने लगे, क्योंकि हर कोई जानता था कि सीओ पागवांग ऑरेलियन द्वारा मान्यता प्राप्त ब्लैकस्मिथ हैं। ऑक्शनियर ने कपड़ा हटाया और बताया कि अगला लॉट हाई क्वालिटी ग्लव्स की एक जोड़ी है। ऑक्शनियर ने एक्सप्लेन किया कि ये ग्लव्स ओगर टेंडन से बने हैं, जिससे ये बेहद ड्यूरेबल हैं। मतलब कॉम्बैट के दौरान इनके टूटने का कोई डर नहीं। ऑक्शनियर ने कहा कि शायद लोग हैरान हो जाएं, लेकिन ये ड्यूरेबिलिटी ए रैंक मॉन्स्टर के टेंडेंस की वजह से है। अप्रेजल रिजल्ट्स के अनुसार ये ग्लव्स अपने ओनर को स्ट्रेंथन कर सकते थे। जैसे ही ऑक्शनियर ने ये कहा, हॉल में हल्की सी फुसफुसाहट फैल गई। कई लोगों को लगा कि ये ग्लव्स एन्चांटेड इक्विपमेंट हैं, लेकिन एन्चांटेड इक्विपमेंट सिर्फ मास्टर ऑरेलियन ही बना सकते थे। ऑक्शनियर ने हल्की झिझक के साथ मुस्कुराकर बताया कि दुर्भाग्य से ये एन्चांटेड इक्विपमेंट नहीं है। कहा गया कि ये ग्लव्स अपने ओनर को लगभग 5 तक थोड़ा सा स्ट्रेंथन कर सकते हैं। अगर ऐसा है भी तो भी ये ग्लव्स एक स्पेशल इफेक्ट वाला इक्विपमेंट है, और उससे भी बढ़कर ये ऑक्सिलरी इक्विपमेंट जितने ही प्रभावी हैं। ऑक्शनियर ने ऑडियंस से कहा कि उनकी रिएक्शन देखकर ऐसा लग रहा है कि अगर वो बात को खींचती रही तो वे उसे मार ही डालेंगे। इसलिए उसने बिडिंग शुरू करने का सुझाव दिया। स्टार्टिंग प्राइस 10 मिलियन वन था और हर बिड पर 5 मिलियन वन की बढ़ोतरी। तुरंत ही एक गेस्ट ने 10 मिलियन की बिड लगा दी, उसके बाद 15 मिलियन, 20 मिलियन और यहाँ तक कि 25 मिलियन तक। लेकिन गेस्ट्स हार मानने वाले नहीं थे। कुछ ही सेकंड में कीमत बढ़कर 50 मिलियन तक पहुंच गई। ऑक्शनियर ने घोषणा की कि अब से हर बिड 10 मिलियन वन से बढ़ेगी, और मानो कुछ हुआ ही न हो, कीमत तेजी से बढ़कर 60, 70, 80, 90 और फिर 100 मिलियन तक पहुंच गई। इसके तुरंत बाद प्रति बिड वृद्धि बढ़ाकर 50 मिलियन वन कर दी गई। लेकिन इससे भी गेस्ट्स नहीं रुके और कीमत तेजी से 250 मिलियन वन तक पहुंच गई। कुछ सेकंड बाद ग्लव्स की कीमत 350 मिलियन वन तक पहुंच गई। इसके बाद अचानक पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। ऑक्शनियर ने गेस्ट्स की ओर देखते हुए पूछा कि क्या कोई और ऊंची बिड लगाना चाहता है। अचानक एक गेस्ट ने 2 बिलियन वन की बिड लगाई। सभी लोगों ने मुड़कर देखा। वो कोई और नहीं बल्कि हाँ, चैरिन थी। ऑक्शनियर ये देखकर दंग रह गई कि ग्लव्स की कीमत इतनी तेजी से बढ़ गई थी, और उसने हकलाते हुए बिड को दोहराया, 2 बिलियन वन। उसने पूछा कि क्या कोई इससे ऊंची बिड लगाना चाहता है। तुरंत ही 2.1 बिलियन वन की बिड लगाई गई। गेस्ट्स ये देखकर हैरान थे, क्योंकि ये ली मिनजंग थी। उसे देखकर लोग आपस में फुसफुसाने लगे, बुचर ली मिनजंग। हाँ, चेरिन ने फिर नंबर उठाया और 3 बिलियन वन की बिड लगाई। दांत भींचते हुए ली मिनजंग ने फिर नंबर उठाया और 3.1 बिलियन वन की बिड दी। मानो उसका इंतजार हो। हाँ, चेरिन ने 4 बिलियन वन की बिड दे दी। ऑक्शनियर ने अंतिम बिड को दोहराया, 4 बिलियन वन। कोई और ऊंची बिड? 4 बिलियन 1, 4 बिलियन 2 सोल्ड। ग्लव्स 4 बिलियन वन में बेच दिए गए। चीज हासिल करके हाँ, चैरिन बेहद खुश थी। कुछ समय बाद सीओ फैमिली स्मिथी में सिवू सदमे से कांप रहा था, और किम सोयुन भी चकित थी कि ग्लव्स इतनी कीमत में बिकेंगे, उसने कभी सोचा भी नहीं था। ऑक्शन में ग्लव्स बेचने पर सिवू को 3 बिलियन 600 मिलियन वन मिले, जो बिल्कुल पागलपन भरा था। फाइनल कीमत 4 बिलियन थी, पर 5% ऑक्शन कमीशन और 100 यान की सर्विस फी काटने के बाद भी उसके अकाउंट में 3.6 बिलियन जमा हुए। अपनी खुशी संभाल न पाते हुए सिवू ने किम सोयुन को जोर से गले लगाया और कहा कि वो उससे प्यार करता है।
लेकिन किम सोयून ने माफी मांगी और उसे रोकने को कहा क्योंकि वो बहुत जोर से दबा रहा था। मुश्किल से सांस लेते हुए किम सोयून ने कहा कि वो सांस नहीं ले पा रही। सीवू को होश आया और उसने उसे छोड़ दिया। वो सांस संभाल रही थी और सीवू ने बताया कि शायद वो जरूरत से ज्यादा एक्साइटेड हो गया था, लेकिन अब वो उसके मेहनत के बदले कुछ देना चाहता था। किम सोयून ने मना कर दिया क्योंकि सीवू पहले ही उसकी सारी सर्विसेज का भुगतान कर चुका था और सबसे बड़ी बात, उसकी वजह से उनकी कंपनी सोयन ऑक्शन हाउस की वीआईपी बन गई थी, जो उसके लिए काफी से भी ज्यादा था। इस पर सीवू ने सियो पालग्वांग को मदद की पेशकश की, लेकिन उसने कहा कि उससे कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि असल में सब कुछ सीवू ने ही किया था, वो तो कुछ नहीं कर पाया। सीवू ने सोचा कि वो सियो पालग्वांग को अलेग्रो रिदम बजाना सिखाएगा, जो उसने हाल ही में हेफेस्टस की वीडियो से सीखा था। उसके पास 4 बीट रिदम भी था जो पालग्वांग को सूट करेगा। और सबसे जरूरी, सीवू ने अपना फोन उठाया और कन्फ्यूशियस चैनल की सब्सक्रिप्शन ले ली, जिसमें 1 बिलियन वन लगा। उसे डिवाइन मार्शल आर्ट सीखनी ही थी, इसलिए वो कंजूसी नहीं कर सकता था, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी रकम देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। कुछ समय बाद सीओएच ने अपने भाई से पूछा कि क्या ये जगह बहुत महंगी नहीं है। फिर बोली कि उसे यहाँ खाने की कोई जरूरत नहीं थी। सीवू ने समझाया कि उन्हें जिंदगी में कम से कम एक बार ऐसी जगह पर खाना चाहिए। 600,000 वन पर पर्सन, हु केयर्स। आखिरकार उसके पास अब भी 2.6 बिलियन बचे थे। अब उसके पास हुआटू और कन्फ्यूशियस चैनल्स की सब्सक्रिप्शंस थीं, जिन पर हर महीने 1.1 बिलियन वन खर्च होने वाले थे। सीवू ने सोचा कि वो एक ड्रिंक ले ले ताकि मंथली एक्सपेंसेस का दबाव कुछ देर भूल सके। खाना आने तक उसने गॉड ट्यूब देखने का फैसला किया। इस बीच सीओएच ने आसपास देखा। ये उसका ऐसा पहला अनुभव था। सीवू कन्फ्यूशियस चैनल पर गया, जहां उसे तुरंत ही डिस्क्रिप्शन दिखी। हालांकि वो धीमा है और बोल नहीं सकता, पर उसकी एक्शंस बहुत तेज हैं। उसके 34,566 सब्सक्राइबर्स थे। सीवू ने सोचा कि 34,566 बहुत ज्यादा हैं, शायद उसके सारे स्टूडेंट्स ने सब्सक्राइब कर रखा है। इसका मतलब था कि गॉडट्यूब पर भी स्कूल नेटवर्क्स मौजूद हैं। हर्क्यूल्स ने पहले कहा था कि डिवाइन मार्शल आर्ट्स सीखने के लिए ब्रेन पावर चाहिए, तो उसने सोचा कि ये एसएसएस रैंक होगा, क्योंकि ये कॉम्बैट नहीं है। एसएसएस रैंक मतलब डिवाइन मार्शल आर्ट से भी ऊंचा रैंक, और स्किल बढ़ाने के लिए उसे वीडियो देखकर समझना होगा। सबसे पहले सीवू ने पहला वीडियो प्ले किया, द डिग्निटी ऑफ अ जेंटलमैन। वीडियो में कन्फ्यूशियस गार्डन पवेलियन में बैठे हुए कह रहे थे कि एक जेंटलमैन वो होता है जो अपने आसपास के लोगों की केयर करता है। उसी पल सीवू को कुछ महसूस हुआ। उसे ये वीडियो बहुत बोरिंग लगा, लेकिन फिर भी उसने कन्फ्यूशनिज्म की बेसिक्स सीख ली और एसएसएस रैंक जेंटलमैन की बेनेवलेंस, राइचसनेस, प्रोप्राइटी और विजडम 0.01% बढ़ गई। हर्क्यूल्स ने पूछा कि क्या इसका मतलब ये है कि उसने कन्फ्यूशियस की ब्रेन पावर हासिल तो की है, लेकिन पूरी तरह नहीं। सीवू ने कहा कि यह सही है और उसे मास्टरी लेवल बढ़ाना होगा। हर्क्यूलीज ने कहा कि डिवाइन मार्शल आर्ट शू के लेवल पर इस्तेमाल नहीं की जा सकती। सरल शब्दों में, डिवाइन मार्शल आर्ट्स दुनिया के लॉज बदलने जैसी चीज है। ये सिर्फ सुपर पावर इस्तेमाल करना नहीं है, क्योंकि इसे इस्तेमाल करने के लिए माना वेन्स और प्रेशर पॉइंट्स में फ्लो करती है, और माना एग्जिस्टेंस का सोर्स है। इसका उपयोग बढ़ाने के लिए एक एम्पलीफाइंग ऑर्गन चाहिए जो इंटेंशन को माना तक पहुंचाता है। ईस्टर्न गॉड्स इसे सेंटर ऑफ ची कहते हैं। सीवू के चेहरे को देखकर हर्क्यूलिस को लगा कि वो बोर हो रहा है और शायद सोच रहा है ये क्या बकवास बोल रहा है। अचानक फोन की स्क्रीन से एक तेज फ्लैश निकला, जिससे सीवू चौंक गया। हर्क्यूल्स ने उसकी खोपड़ी पर उंगली मारी और कहा, तुझे डिवाइन मार्शल आर्ट्स सीखनी है, पावर चाहिए, लेकिन कॉन्सेप्ट सीखना नहीं चाहता, सही? सीवू ने माना कि हर्क्यूलिस बिल्कुल सही था। हर्क्यूलिस ने कहा कि उसे पता ही था और उसने डिवाइन मार्शल आर्ट्स को आसान बनाने का तरीका ढूंढ लिया है। आंसर सिंपल था, मसल्स में। सीवू को समझ नहीं आया क्या? हर्क्यूलिस ने कहा, अगर बॉडी खराब शेप में होगी तो माइंड भी सफर करेगा। सीवू ने पूछा, क्या ये उल्टा नहीं है? हर्क्यूलिस बोला, मसल्स बिल्ड करोगे तो कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स अपने आप समझ में आ जाएंगे। उसने मसल्स फ्लेक्स की और कहा, अपने ब्रेन को परेशान मत कर, सब नॉलेज अपने मसल्स को दे दे। सीवू पूरी तरह स्पीचलेस था। कुछ समय बाद थका हुआ सीवू जमीन पर लेटा हुआ था। हर्क्यूलिस की मूवमेंट्स के साथ भी तालमेल नहीं बैठा पा रहा था। सीवू को समझ आ गया था कि उसे डिवाइन मार्शल आर्ट्स के बारे में अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। सीवू ने अपना फोन उठाया और स्टैटिस्टिक्स देखकर उदास हो गया। सबसे बुरी बात यह थी कि वो अपना लेवल बिल्कुल भी इम्प्रूव नहीं कर पा रहा था। क्या वो कभी कर भी पाएगा? एक डिग्नेटरी ने कन्फ्यूशियस से पूछा कि क्या कोई तरीका है ऐसी फाइट न हारने का जिसे जीतना पॉसिबल ही नहीं है। कन्फ्यूशियस ने जवाब दिया कि तरीका है, इसके लिए लड़ाई को कभी खत्म ही मत होने दो। हर्क्यूलिस कभी एक इंसान था। वो एक ऐसा हीरो है जिसने ह्यूमन फॉर्म में रहते हुए एक गॉड को भी सरपास कर दिया। तो फिर क्या हर्क्यूल्स ने इसके लिए कोशिश नहीं की होगी? क्या वो नहीं लड़ा होगा?
क्या वो डिसअपॉइंटेड नहीं हुआ होगा? डिवाइन मार्शल आर्ट्स वो शक्ति है जो इंसान को खुद पर ही शक करवा दे कि क्या कोई इंसान इसे हासिल भी कर सकता है। ये सिर्फ लड़ाई की कला नहीं है। सीवू समझ गया कि वो बिल्कुल भी टैलेंटेड नहीं है और इसका मतलब था कि उसे अब सिर्फ एंडलेस एफर्ट की ही जरूरत है। फाइटिंग स्टांस में खड़े होकर सीवू ने आगे की तरफ मुक्का मारना शुरू किया, हरक्यूल्स की मूवमेंट्स को रिपीट करते हुए, जो इतनी तेज थीं कि हवा का तेज झोंका भी उठ गया। एक अडिग इच्छा उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। द जेंटलमैन्स लेवल ऑफ बेनेवलेंस, राइचसनेस, प्रोप्राइटी और विजडम 0.5% बढ़कर 0.51% तक पहुंच गया। आंखें खोलते ही सीवू उस नज़ारे से हैरान रह गया। अपने फाइनल ब्लो से उसने हेरेक्लीज की डिवाइन मार्शल आर्ट को मास्टर कर लिया था और उसी प्रक्रिया में पूरा पाक ही तबाह हो गया। उसकी एसएसएस रैंक डिवाइन मार्शल आर्ट्स स्किल 0.03% बढ़ गई। सीवू हल्का सा हंस पड़ा क्योंकि अब उसे शायद अपना प्राइवेट ट्रेनिंग सेंटर ढूंढना पड़ेगा। पाक डियोगू ने गहरी सांस ली जब उसे अपने बॉस का लेटर मिला। डिस्क्रिप्शन देखकर ऐसा लग रहा था कि उसने वही वीडियो भेजा था जिसमें वैम्पायर बैट्स थीं, बिल्कुल पिछली बार जैसा। फायरविच ने अपने चैनल पर नया रिकॉर्ड बनाया था और वो फिर से फर्स्ट प्लेस पर आ गई थी। ये एक अविश्वसनीय रिकॉर्ड था, 11 सेकेंड्स। उसका अटैक जितनी जल्दी शुरू हुआ उतनी ही जल्दी खत्म भी हो गया और फिर भी उसने उसी कॉन्सेप्ट का वीडियो दोबारा शूट कर दिया था। फाइल अपलोड पूरा हो चुका था और पाक डियोगू ने वीडियो खोल लिया। इस बार सीवू ने विच कॉस्ट्यूम पहन रखा था और कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड के प्यारे व्यूअर्स का स्वागत किया। उसने उन्हें याद दिलाया कि वो वही अ मैन हु कॉन्करर द वर्ल्ड है, जिसने दुनिया की हर चीज पर कब्जा किया है। स्मार्टफोन स्क्रीन की तरफ देखते हुए उसने कहा कि उसने सुना है फायरविच के चैनल पर नया रिकॉर्ड बना है, 11 सेकेंड्स, एक सच में अविश्वसनीय रिकॉर्ड। इसलिए आज वो कोशिश करेगा फायरविच MS यूहाना को हराने की और अब वो दिखाएगा कि ये कैसे किया जाता है। बॉस के वीडियो में क्या हो रहा था, इससे पाक डियोगू बार बार शॉक्ड हो रही थी और अब फिर से वही हाल था। सीवू ने कहा कि व्यूअर्स सोच रहे होंगे कि वो अचानक मिस यूहाना पर क्यों निशाना साध रहा है। अगर उसने सच में उसे टारगेट करने की कोशिश की तो शायद वो रोस्टेड हो जाएगा। इसका मतलब था कि वो बिना तैयारी के ऐसा नहीं कर सकता, है ना? इसीलिए आज वो अपनी स्ट्रैटेजी रिवील करने वाला था, कैसे हराया जाए मिस यूहाना को जिसने फर्स्ट प्लेस लिया था। अब बेवकूफ़ी की बातों को रोकने और आखिरकार शुरू करने का समय आ गया है। सीवू ने जोर से अपना पैर उठाया और पूरी ताकत से जमीन पर मारा। उसके तुरंत बाद लेंस फट गया और वीडियो कट हो गया। पाक डियोगू हैरान रह गई कि सब कुछ इतना अचानक कैसे खत्म हो गया। उसने दोबारा चेक किया तो उसे पता चला कि उसके बॉस ने उसे 2 वीडियोस भेजे थे, लेकिन जब उसने दूसरा खोला तो वो फिर से शॉक्ड रह गई। जिस पल सीवू ने जमीन पर किक मारी थी उसके पीछे का गेट अचानक मुड़ गया और कैमरा नीचे गिर गया। जिस जगह उसने किक मारी थी वहां जमीन फट गई थी, जिससे पूरा डंजन ही नष्ट हो गया था। सीवू ने कहा कि अब सोचने पर लगता है कि वो ट्रेनिंग डंजन्स में ही कर सकता था। पाक डियोगू पूरी तरह स्पीचलेस थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो देख क्या रही है। फिर अचानक उसे याद आया कि वो खुद भी वहां जा चुकी है और उसने वीडियो की लेंथ चेक की और वो ये देखकर शॉक्ड रह गई कि वीडियो सिर्फ 4 सेकंड्स का था। कुछ देर बाद सीवू के नए वीडियो ने 342,775 व्यूज हासिल कर लिए थे और उसके सब्सक्राइबर्स बढ़कर 1160 तक पहुंच गए थे। डिवाइन मार्शल आर्ट की वजह से कमेंट्स और व्यूज तेजी से बढ़ रहे थे और इस स्पीड पर हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस कमाना शायद अब सिर्फ सपना नहीं रह जाएगा। सीवू कमेंट्स पढ़ रहा था जब उसे कुछ अजीब लगा। यूजर @Why Are You Crying ने पूछा, क्या ये काफी नहीं है उस डंजन पर हमला करने के लिए जहां हान चेरिन फेल हुई थी? सीवू ये खबर सुनकर हैरान रह गया। कमेंट थ्रेड खोलते ही सीवू ने देखा कि कई लोग इससे जुड़े सवाल पूछ रहे थे, लेकिन @Why Are You Crying ने कहा कि उसे खुद ठीक से नहीं पता, उसने भी कहीं सुना है। सीवू ने सोचा कि शायद ये सब रूमर्स ही होंगे। यूजर @GoToTheSauna&Fight ने लिखा कि उसने सब चेक किया है और ये बात सच लग रही है क्योंकि इसके बारे में आर्टिकल्स भी आ चुके हैं। वॉट अ स्ट्रेंज निकनेम वाले यूजर ने भी हैरानी से लिंक मांगा। सीवू ये देखकर शॉक्ड हो गया। अगर वाकई आर्टिकल्स आ चुके हैं तो SH ग्रुप का फ्यूचर क्या होगा जब उन्होंने S रैंक डंजन रेड फेल कर दी? आज दोपहर 1 बजे ये खबर सामने आई कि SH हंटर्स गिल्ड की चेयरवुमन हान चेरिन S रैंक डंजन रेड में फेल हो गईं। खुशकिस्मती से कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, लेकिन कई लोग इस फेलियर से निराश थे। खासकर SH ग्रुप में नकारात्मक माहौल था क्योंकि उन्होंने हाल ही में हंटिंग इंडस्ट्री में भारी निवेश किया था और मार्केट में उतरने का सपना देखा था, लेकिन इस घटना ने उस सपने को खत्म कर दिया। इसके अलावा उनकी स्टॉक प्राइसेस भी गिर गईं। सीवू ने ढेर सारी जानकारी सर्च की, लेकिन कहीं नहीं लिखा था कि हां चेरिन कैसे फेल हुई। इसके बाद सीवू ने सोचा कि इसका उससे क्या लेना देना है। उसने अपना फोन बिस्तर पर फेंक दिया। उसे उसकी चिंता करने का समय नहीं था क्योंकि वो अपनी चीजों में बिजी था। हाँ, चेरिन खुद निपट लेगी। SH ग्रुप हेडक्वार्टर्स का टॉप फ्लोर। जैसे ही हां चेरिन पहुंची, MRS हां ने कहा कि देखो किसने आने का फैसला किया है। हां चेरिन ने SH डायरेक्टर हां मिना को ग्रीट किया। हां मिना ने अपनी भांजी से कहा कि काफी समय हो गया और पूछा कि वो कैसी है। हां
मिनाह मुस्कुराई और बोली कि उसकी तरफ देखो। फिर पूछा कि क्या वो चेयरमैन से मिलकर लौट रही है। चेरिन ने कहा कि हाँ, वो वहीं थी और अपनी आंट से पूछा कि क्या वो भी उनसे मिलने आई हैं। हाँ, मीना ने कहा कि चेयरमैन ने एग्जीक्यूटिव्स की मीटिंग बुलाई है। एसएच इस समय पूरी तरह केओस में था। स्टॉक प्राइस बुरी तरह गिर चुकी थी और उनके इन्वेस्टर्स पैसा वापस खींच रहे थे। और ये सिर्फ चेरिन की गलती नहीं थी, असल में सबकी गलती थी कि उन्होंने उससे बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा ली थीं। जाते जाते हाँ, मिनाह ने कहा कि हाँ, चेरिन अब जा सकती है, नहीं तो उसे अपने भाइयों का सामना करना पड़ेगा। इसके बाद हाँ, चेरिन हॉलवे में अकेली खड़ी रह गई, खोई हुई, परेशान और सोचों में डूबी हुई। कुछ देर बाद जब सीओएच ने सीवू की नई डिकॉक्शन पी ली तो सीवू ने हल्की सी झिझक के साथ कहा कि शायद ये डिकॉक्शन उसके लिए थोड़ी कड़वी होगी। सीवू ने मजाक में कहा कि शायद यही असली सज़ा जैसा लगता है। सीवू खुश था कि उसकी एस रैंक डिवाइन मेडिकल आर्ट्स स्किल्स लगातार बढ़ रही थीं और अब 20.47% तक पहुंच चुकी थीं। आखिरकार इस बार डिकॉक्शन पिछली बार से काफ़ी ज़्यादा पीने लायक थी। जेंटलमैन्स माइंड का अध्ययन करने के बाद उसकी सारी खूबियां पहले से ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगी थीं। सिर्फ डिवाइन मार्शल आर्ट्स ही नहीं, बल्कि सुपर स्ट्रेंथ, इंसाइट और डिवाइन मेटलर्जी तक उसे और आसानी से समझ आने लगी थीं। इन सब में सबसे ज़्यादा बढ़त इंसान